बाबा ईमान मुसलसल हर थोड़े वक्फे के बाद अपने बाप को पुकार रही थी। उमर को अब इसके अल्फाजों से चिढ़ सी होने लगी थी। वो अब इसे बेजार सी शक्ल ये देखी जा रहा था जो इसकी गोद में चढ़कर इससे लिपटकर अपने बाबा को पुकारी जा रही थी। बाबा तुम्हारे बाप की तो ऐसी की तैसी। बाबा बाबा की गर्दान सच से सुनते उमर का सब जवाब दे गया था। वो तो एक झटके से ईमान के होठों पर झुकता, इसकी उभरती आवाज़ को गले में ही गोंद गया था और ईमान जो फिर से बाबा कहने वाली थी इसकी आवाज़ हलक में ही अटक गई थी। कुछ पल जब ईमान को सांस लेने में दुश्वारी हो जाए, मेरा और आपका कोई जोड़ नहीं है, मैं तो पागल हूँ, हर किसी के पीछे खुद को रोल देती हूँ। आपको कोई सोबर सी मेच्योर लड़की सूट कहती है जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो, खूब जोड़ी सोचेगी आप लोगों की। सब कहेंगे कि आप परफेक्ट कपल है। बात करते करते ईमान की आवाज़ गले में आंसुओं का फंदा अटकने लग के बाइस रन गई थी, मगर इसने सब्र से अपनी बात जारी रखी थी। मैं आपके लिए आपके लेवल की कोई लड़की ढूंढूंगी जिसके साथ आप खुश रहें। मैं तो ज़बरदस्ती आपकी ज़िंदगी पर मुसल्लत कर दी गई हूँ ना, इसीलिए मैं और आप तलाक बात करते। ईमान की आंखों से आंसू बह निकले थे। अभी वो मज़ीद कुछ और फोल बोलती कि उमर ने इस आवाज़ से खींचते शिद्दत से अपने गले लगाते इसके गिर्द अपने बाजुओं का हसार बनाया था। बेवकूफ़ लड़की, उमर सिर्फ तुम्हारा है, आइंदा भूल कर भी ऐसी बात ना करना। अगर तुम मुझे ऐसे सज़ा देना चाहती हो तो दिल जान से कबूल है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, चाहे मुझे सारी ज़िंदगी क्यों ना करना पड़े। उमर जो कब सड़क के दूसरी तरफ खड़े इन दो अफराद पर पड़ी जो बाइक पर सवार चेहरा ढांवे इंतहाई मशकूक मालूम हो रहे थे और मुसलसल इन्हीं देख रहे थे। ईमान के देखते ही बाइक के पीछे जा बैठे थे। बैठे शख्स ने फ़ौरन से पहले बंदूक निकाली, ईमान की तरफ का निशाना लिया था। इसे देखते ही ईमान के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी। इसने एकदम से पीछे मुड़कर देखा जहाँ अब उमर कॉल से फारिग होकर गाड़ी के पास ही खड़ा फ़ोन पर कुछ टाइप करता, साथ ही गाड़ी को अनलॉक कर चुका था। ईमान ने एक नज़र उमर को देखते दोबारा इन बाइक सवारों को देखा था जिनका निशाना ईमान नहीं बल्कि उमर था। अचानक इस्लामाबाद की पुरसुकून फ़िज़ा में लगातार 3 फायर की आवाज़ गूंजी थी। उमर झटका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके होस्ट नुकते शफ़क़त और आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड 10 की रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप चैनल पर न्यू तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा। और अगर आपका एपिसोड पसंद आए, नावल पसंद आए और वर्डिंग पसंद आए, लाइक कमेंट और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको एपिसोड कैसी लगी। और ये एपिसोड तो अमेजिंग होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस एपिसोड को रीड करने के लिए क्योंकि मेरे साथ आप लोगों ने भी इस एपिसोड का बहुत ज़्यादा वेट किया था। तो नावल नेम कल्बे सर अज कलम, उर्दू नावल आर्चिव्स, एमी राइट्स। शुरू करते हैं आज की एपिसोड को बिना देरी किए। ईमान उमर ने इसे प्यार से चूर लहजे में पुकारा था। इसका ये लहजा अगर ईमान होश में सुन लेती तो खुशी से भंगड़े डालने लग जाती, मगर इस वक्त तो इससे खुद की कोई होश ना थी। उमर ने ऐसा तो इसके चेहरे से बाल हटाकर इसे देखा था जो सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ उमर के सीने में मुंह दबाया बहार से गिरा रही थी। उमर ने एक भरपूर नज़र जिसे देखते कंफर्टर ठीक करते दोनों पर दिया था और फिर बैठे बैठे आंखें मोली थी। कुछ देर ऐसे ही लेटे रहने के बाद ईमान के कराने की आवाज़ में शिद्दत आ गई थी। इसका जिस्म बहार की वजह से कांपने लगा था। ईमान की ज़्यादा बिगड़ती हालत को देखते ही उमर ने फिर से फ़ोन उठाकर एक नंबर मिला दिया और वो नंबर डॉक्टर रुबानी का था जो कि इनके फैमिली डॉक्टर थे। अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर रुबानी, मैं उमर बात कर रहा हूँ। उमर ने फ़ोन कान से लगाते हुए काबुल का अपना तारुफ दिया था। जी जी मिस्टर उमर, आपको कैसे भी नहीं पहचान सकता मैं, नंबर सेव है मेरे पास। कहिए इस वक्त कैसे याद कर लिया आपने मुझे? सब खैरियत है ना? जी सब खैरियत है। एक्चुअली मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी थोड़ी सी। डॉक्टर रुबानी के पूछने पर उमर ने झिझकते जवाब दिया था। बोलिए जनाब, हम हर वक्त आपके लिए हाजिर हैं। क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? डॉक्टर रुबानी ने संजीदा लहजे में तहकीकी अंदाज़ अख्तियार करते हुए कहा था। असल में मिस्टर रुबानी, मुझे आपसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। अगर किसी को शदीद बुखार हो जाए तो क्या करना चाहिए? उमर ने ज़रा से इस तवक्कुफ़ के बाद बिलवास्ता तौर पर सवाल किया था। बगैर ये बताया कि इसकी बीवी को बुखार है। देखिए, अगर तो कोई शदीद बुखार में मुब्तला है तो अव्वल सूरत में इसे हस्पताल ले जाना चाहिए और अगर वहाँ ले जाना मुमकिन ना हो तो घर पर इसका बुखार उतारने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे बीमार कौन है? सब हैरियत है ना? डॉक्टर रुबानी ने प्रोफेशनल अंदाज में बताते आखिर में वो सवाल कर ही डाला जिसे उमर कतरा रहा था। असल में मेरी बीवी को बहुत तेज़ बुखार हो गया तो इस वक्त हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकता, इसीलिए आपको कॉल किया। आप बता सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए? कौन सी वाली, पहली भी या दूसरी? डॉक्टर रुबानी उमर की दूसरी शादी के टूट जाने के बारे में जानते थे, इसलिए जानबूझकर तंज किया। मिस्टर रुबानी प्लीज़। अच्छा यार, मजाक कर रहा था। डॉक्टर रुबानी की तंजिया बात पर उमर का मिजाज एकदम बदला था। अच्छा ये बताओ इसे बाहर कितना है? अब वो प्रोफेशनल तरीके से उमर को गाइड करने लगे थे। वो तो मैंने चेक नहीं किया। इनकी बात पर उमर को अपनी भरती गई गफलत से हैरत हुई थी। ऐसी सोच में इतना ज़रूरी चीज़ कैसे भूल गया था? तो जनाब पहले बाहर चेक कीजिए ना, पता तो चले कितना टेम्परेचर है मरीज़ा का। हाँ तो वैसे तुमने अभी तक इसका बाहर चेक नहीं किया? कब से है इस बाहर? डॉक्टर रुबानी ने फिक्रमंदी ज़ाहिर करते पूछा था। मैं चेक करता हूँ। उमर इनका सवाल को नज़रअंदाज करते ईमान का सर अपने सीने से हटाकर
आराम से इसे बिस्तर पर लेटा गया था। खुद उठ कर फर्स्ट एड बॉक्स में से थर्मामीटर ढूंढने लगा था। थर्मामीटर तो मिल गया मगर ये डिजिटल नहीं मैनुअल है। मैंने परेशानी से हाथ में पकड़ा मैनुअल थर्मामीटर देखते डॉक्टर रुबानी से कहा था, जो कि इसके साथ कॉल पर अभी भी तक मुंसलिक थे, तो कोई मसला नहीं, मैनुअल से ही चेक कर लो, वो भी टेम्परेचर ही बताने के काम आता है ना। डॉक्टर रुबानी ने इसकी मुश्किल हल की थी, लेकिन वो होश में नहीं है और मैनुअल थर्मामीटर तो मुंह में डाल के ही चेक करना पड़ेगा ना। उमर ने इनसे अपना मसला बयान किया था, तो कोई बात नहीं, बगल में डाल के चेक कर लो, वहाँ से भी बुखार चेक हो सकता है। बगल से कैसे करूँ? डॉक्टर रुबानी की कही बात पर उमर के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी थी। हद है लड़के, अब ये भी मैं बताऊंगा कि बगल से कैसे चेक करते हैं, इतना तो तुम्हें पता ही है। डॉक्टर रुबानी को उमर की बात पर हैरत हुई थी। ओके आप होल्ड करें, मैं चेक करके बताता हूँ। और मैंने कॉल होल्ड करते हुए मोबाइल साइड पर रखा था और ईमान के सराहने खड़ा होकर सोचने लगा था कि अब इसे बगल में कैसे रखे। 2 मिनट में ऐसे ही खड़े सोचते रहने के बाद उमर ने आहिस्ता से हाथ बढ़ाते ईमान की कमीज़ को कंधे से खिसकाना चाहा ताकि वहाँ से बगल तक रसाई हासिल कर सके, मगर कमीज़ पर मुश्किल ईमान के कंधे तक खिसकी थी। अब मसला ये था कि गले के बीचों बीच फासला बहुत कम था, जिससे उमर हाथ बढ़ाकर बगल तक ले जाता। क्या मुसीबत है यार। उमर मुँह में भड़बड़ाते फिर से ईमान की कमीज़ को कंधे से ठीक कर गया था। इसका चेहरे पर परेशानी के साथ नुमाया था। ये उमर की ज़िंदगी का पहला मसला था जिसका हल इससे निकाला नहीं जा रहा था। उमर ने इंतहाई बेबसी से दुनिया जहाँ से बेहबर ईमान को देखा, जिसके सामने बेड पर लेटे कराहे जा रही थी। फिर उमर फिर से खुद में हिम्मत जमा करते ईमान के पास बैठा और हाथ बढ़ाते नीचे से इसकी कमीज़ के ऊपर खिसका कर हाथ अंदर डालता बगल तक ले जाने की कोशिश करने लगा। इस स्नाह में उमर का हाथ ईमान के पेट से टकराया। बस यही मिस्टर का सब्र जवाब दे गया। इसने फ़ौरन से हाथ ऐसे बाहर खींचा जैसे करंट लगा। लानत है मुझ पे, भाड़ में जाओ। क्या ये अच्छा होता जो थर्मामीटर डिजिटल होता, आराम से माथे पर लगा के टेम्परेचर चेक कर लेता। अब तो पहली फुर्सत में ये फर्स्ट एड बॉक्स को अपडेट करूँगा। और गुस्से से मुँह में फड़फड़ाते बेड से उठ खड़ा हुआ था। इसने साइड टेबल पर पड़ा फ़ोन हाथ में लेते इसे अनम्यूट करते कान से लगाया था। मैंने एक हाथ आगे बढ़ाते ईमान के माथे पर रखते उसे दर्जा हरारत नापने की कोशिश की। डॉक्टर 1 मिनट टेम्परेचर चेक कर दिया है, इसे 103 का बुखार है। मैंने बगैर ईमान के टेम्परेचर चेक किया। हाथ इसके माथे पर टकाए रखने से जितना दर्जा हरारत समझ में आया इतना उसे ही झूठ गढ़ते डॉक्टर रुबानी को बताते, क्योंकि असल में दर्जा हरारत चेक करना इसके बस की बात ही नहीं थी। हालांकि वो पागल इस बात को शायद भूल बैठा था कि सामने लेटी लड़की इसकी बीवी थी। ओह माय गॉड, इसे तो बहुत तेज बुखार है। जी ऐसा ही है, चोरों की तरह नजरें इधर उधर खवाते उमर ने इनकी बात की तस्दीक की। तुम ऐसा करो, ठंडा पानी लो और इसमें पट्टियाँ भिगोकर इसके माथे पर रखो, और जब इसका बुखार उतर जाए तो गनूदगी कम होने के बायस ये होश में आ जाएगी। फिर इसे कुछ खिलाकर बुखार की दवा दे देना। दवा तो मौजूद है ना घर में? डॉक्टर रुबानी ने इसे हदायत देते हमें दवा के बारे में पूछ लिया। जी बाहर की मेडिसिन मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका, नॉट मेंशन इट। उमर ने डॉक्टर रुबानी की सारी हदायत सुनते इनका शुक्रिया अदा करते फ़ोन बंद किया था और ठंडा पानी लेने की नीयत से कमरे से निकल गया। थोड़ी देर बाद जब वो कमरे में लौटा तो इसके हाथ में शीशे का बाल था जो ठंडे पानी से भरा हुआ था। इसी पानी में चंद बर्फ़ के क्यूब्स ऊपर ऊपर तैर रहे थे। उमर ने बाउल का साइड टेबल पर रखते हुए बात करो किया और वहाँ से एक छोटा तौलिया निकाल लाया। अब इसका इरादा ईमान के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखने का था। वो फिर से ईमान का सर उठाते अपनी गोद में रखते बेड ग्राउंड से टेक लगा गया था और तौलिया ठंडे पानी में भिगो कर निचोड़ दे इसके माथे पर रखने लगा और साथ ही साथ मुँह के 70-100 जाविये बना रहा था। तकरीबन आधा घंटा ठंडे पानी की पट्टियाँ करने के बाद ईमान का बुखार काफ़ी हद तक उतरने लगा था। वो होश में आने लगी थी। ईमान को अब ठंड लगने लगी थी। वो आंखें बंद किए किस लगाते उमर के सीने पर से चिपटने लगी थी। उमर ने बड़े प्यार से ईमान को अपने बाजू के हिसार में लेते इस पर कंफर्टर डाला था। वो जान गया था कि ईमान को ठंड लग रही है, वरना होश में वैसा कभी ना करती। थोड़ी देर में ईमान को मुकम्मल तौर पर होश आ चुकी थी। वो आंखें खोले उमर के सीने से लगे इसके चेहरे को भगौर देखी जा रही थी, जो बैठे बैठे ही सोच चुका था। ईमान के थोड़ा सा हिलजुल के बायस उमर की आंख फट से खोली थी। इसकी नज़र ईमान के चेहरे पर पड़ी, जो नीम बाज आंखें खोले इसी को देख रही थी। उमर ने हाथ बढ़ाते इसके माथे पर रखते बाहर चेक किया था। ईमान का माथा अब ठंडा पड़ चुका था, जिसका मतलब था कि इसका बुखार मुकम्मल तौर पर उतर चुका था। कैसी तबीयत है आप? उमर ने नींद से बोझल होती आवाज़ में ईमान को देखते पूछा तो बस बात में सर हिलाकर आंखें मूंद गई थी। ईमान को जब भी बुखार होता था शदीद किस्म का होता था। बुखार उतर जाने के बाद भी इसे हिला नहीं जाता था। इसे हमेशा बुखार में किसी सहारे की ज़रूरत होती थी। अब भी इसकी यही कैफियत थी। वो खामोशी से उमर के सीने से लगे फिर से आंखें मूंद गई थी। ईमान आंखें खोलो, मैं कुछ खाने को लाता हूँ, कुछ खा लो, फिर मेडिसिन लेनी है, इसके बाद सो जाना। उमर प्यार से ईमान के बालों में हाथ चलाते इसे आंखें खोलने को कह रहा था। उमर के ज़्यादा इसरार करने पर ईमान ने आस्ते से सारे खाने हिला दिया था, तो उमर इसे बेड पर लेटाता, इस पर सही से कंफर्टर देता, इसके लिए कुछ खाने को लेने चला गया। किचन में आकर इसे समझ नहीं आया कि वो अब इसके लिए क्या लेकर जाए। फ्रिज चेक करने से भी ऐसी कोई नरम ग़िज़ा नहीं मिली थी जो ईमान के बुखार में खाने के लिए कारामद साबित होती।
ये सोचते हुए इसने गुल को कॉल लगा दी जो पहली बेल पर उठा ली गई थी। गुल किचन में अब फ़ौरन थोड़ी देर में गुल बंद आंखों को ज़बरदस्ती खोलती गिरती मरती किचन तक पहुंची थी। भोले उमर जी। गुल ने सुर पड़ती आंखों को मुश्किल खोलती उमर को देखते पूछा, कुछ खाने के लिए है? सारा फ्रिज भरा है साहब जी, जो खाना है खा लें, मुझे कुछ नरम गज़ा दो जो बाहर में खाने के लिए बेहतर हो। उमर के बात का मतलब समझते गुल शरारती सा मुस्कुराई थी। ईमान बीबी के लिए मैंने सूप बना के रखा है, वो ले जाए, वो इन्हें पिला दे। गुल फ्रिज से सूप निकालती उमर के हवाले का, मगर ये तो ठंडा है। उमर ने ठंडे बाउल को हाथ में पकड़ते गुल को देखा था। तो गर्म कर लेना ना, अच्छा लाएं, मैं ही गा देती हूँ। गुल ने जान छुड़ाने की बहुत कोशिश की थी, मगर उमर इसे घूरी ढाल कर देखा तो इसके हाथ से वाव लेती ओवन मेरा गर्म करने लगी। थोड़ी देर में घंटी की आवाज़ के साथ ओवन बंद हुआ तो गुल ने गर्म सूप का प्याला ओवन से निकालते उमर के हाथ में थमा दिया। जाते हुए ईमान बीबी के कमरे से इनकी बाहर की दवाइयाँ लेते जाइएगा, साइड टेबल पर पड़ी होंगी। गुल उमर को ईमान की दवाइयों का गाही देती अपने कमरे को चाहती, जबकि उमर आंखें फाड़े से देखता रह गया। इसे ज़रा भी समझ नहीं आई थी कि गुल को कैसे पता चला कि ईमान इसके कमरे में है। वो हग्गे से साजे रखता हुआ अपने कमरे में आ गया। कमरे में आते ही इसने ईमान को सहारा देते बेड क्राउन से टेक लगवाई और ज़बरदस्ती सूप पिलाने लगा। सूप का प्याला ज़बरदस्ती सारा हाली करवाने के बाद गुल की बताई गई दवाइयाँ ईमान को देने लगा। डॉक्टर रुबानी की बताई गई सारी हिदायत को एहसन तरीके से अंजाम देने के बाद वो फिर से ईमान को कहने पर इसे सहारा देते खुद इसके पीछे बैठ गया, टेक लगा, इसका सारा अपने सीने से टका गया। अब वो बहुत बुरी तरह थक चुका था। इसका दिल चाह रहा था वो सो जाए, मगर वो सो नहीं सकता था। इसे ईमान की इस हालत में केयर करनी थी, इसलिए वो फिर से बेड ग्राउंड से टेक लगाता बैठ गया था। चंद मिनट के वक्फे बाद ईमान को अपनी तबीयत में बेचैनी भरती महसूस हुई थी। इसने गहरी नींद में ही उमर के पेट के गिर्द अपने बाजू हाल किए, जैसे कोई सहारा तलाश रही हो। वैसे बिल्कुल नन्हे बच्चों जैसी हरकतें कर रही थी, जैसे कोई 5 साल का बच्चा खराब हालत के बायस अपनी माँ के आगोश का मतलाशी हो। ईमान का भी बिल्कुल ऐसे ही दिल चाह रहा था कि कोई अपना इसे अपनी पनाहों में छुपा ले। उमर ने एक नज़र इसे खुद से चिपकते देख आहिस्ता से इसे उठाते अपनी गोद में पा लिया था। वो प्यार से इसके बाल से सहलाते इसे पुरसुकून करने लगा था। थोड़ी देर गुजरी थी कि उमर की आंख फिर से लग गई थी। अभी वो सोया था कि ईमान की मनमनाहट भरी आवाज़ सुनाई दी। इसने आंखें खोलकर ईमान को देखा जो मुँह ही मुँह में बाबा बाबा भड़बड़ाए जा रही थी। इसके मुंह से बाबा लफ्ज़ सुनते ही उमर के चेहरे के तासरात यकदम से बदले थे। इसका हलक था कड़वा हो गया था, मगर वह ईमान की हालत को मद्देनजर रखते हुए मुश्किल जब्त कर गया था। बाबा बाबा ईमान मुसलसल हर थोड़े वक्फे के बाद अपने बाप को पुकार रही थी। उमर को अब इसके अल्फाजों से चिढ़ सी होने लगी थी। वो अब इसे बेजार सी शक्ल लिए देखी जा रहा था जो इसकी गोद में चढ़कर इससे लिपटकर अपने बाबा को पुकारी जा रही थी। बाबा तुम्हारे बाप की तो ऐसी की तैसी। बाबा बाबा की गर्दान सच से सुनते उमर का सब जवाब दे गया था। वो तो एक झटके से ईमान के होठों पर झुकता, इसकी उभरती आवाज़ को गले में ही गोंद गया था, और ईमान जो फिर से बाबा कहने वाली थी इसकी आवाज़ हलक में ही अटक गई थी। कुछ पल जब ईमान को सांस लेने में दुश्वारी हुई तो तेज़ी से हाथ हिचकी मारने लगी। तभी उमर पीछे हटता इसे घूर कर देखने लगा। हाथ है, पिछले 4 घंटे से मुझसे हिदमतें करवा रही है और अब मेरी ही गोद में चढ़कर बैठे बाबा बाबा की रट लगाए। दिस इज़ नॉट फेयर बीवी। उमर बुरा समूह बनाते हुए इससे नजरें मोड़ ली। इस वक्त फ़ौरन इससे ईमान को बहुत बुरी तरह अबकाई आई थी। वो एक झटके से उमर के सीने से हटती आगे को झुकती क्या करने लगी। उमर भी अचानक इस अवतार पर संभलता ईमान को सहारा देने लगा जो निढाल सी हो गई थी। भरपूर कह कर लेने के बाद जब ईमान के असाबा हाल हुए तो नज़र उमर के हाथ पर पड़ी जो गंदा हो चुका था। वो आपका हाथ ईमान ने कामती आवाज़ पर बहुत मुश्किल से कहा था, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हो जाता है, तुम रिलैक्स हो। उमर ने इसे दिलासा देते एक हाथ से इसकी कमर सहलाई थी। नहीं, आई एम सॉरी, वो अचानक से समझ नहीं आई, मैंने कहा ना इट्स ओके, गैर इरादी तौर पे हुआ है, कोई बात नहीं। ईमान ने हैरत से आंखें फाड़ी से देखा तो वो मिस्टर उमर अहमद कमाल जो नवासत में सबको पीछे छोड़ते थे इस वक्त आराम से बैठा ईमान को दिलासे दे रहा था कि इतनी बड़ी बात नहीं है, जबकि हकीकतन इसका अपना दिल चाह रहा था कि हाथ काट के दूर फेंक दे। आप साफ कर लें इसको प्लीज़। ईमान ने भारी होती आवाज़ से बमुश्किल मुंह में मनमनाते कहा था, मैं कर लूँगा, इट्स ओके, तुम ठीक हो। उमर ने ईमान को देखते सवाल किया था जो निढाल होती फिर से इसके सीने से साथ टका गई। मेरा पाँव दर्द कर रहा है, ईमान धीमी सी आवाज़ में बोली तो उमर ने इस पर से कम्फर्टर हटाते इसके पैर को देखा। ओहो, इसकी हालत तो काफ़ी ख़राब हो गई है। उमर ने ईमान के पैर को देखते कहा, जहाँ से हूँ रास्ता पूरी पट्टी को लाल का चलो, रुको मैं हाथ धोकर आता हूँ, फिर डॉक्टर के पास चलते हैं, जाना ही पड़ेगा अब तो। उमर मुंह में भड़बड़ाते ईमान को बेड पर लेटाया और वॉशरूम में हाथ धोने चला गया और थोड़ी ही देर बाद वो बाहर आ गया था। इसने ईमान को अपने बाजू में उठाकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। अब इसका इरादा हॉस्पिटल जाने का था। वो जो काफ़ी देर से इसे लिए कमरे में दबकर खामोशी से बैठा था, किसी को पता ना चले कि वो ईमान के केयर कर रहा है। अब मजबूर होते हर सोच को बिलाताक रखते ईमान की बिगड़ती हालत के सबब इसे हॉस्पिटल ले गया और जाते जाते गुल को इन्फॉर्म कर गया। वो रात के 11 बजे से ईमान की खिदमतों में लगा हुआ था, जबकि अब सुबह के 4:30 बज चुके थे। नींद की वजह से इसकी आंखें सुर्ख पड़ती ज़बरदस्ती बंद होने को थी, मगर वो इस वक्त अपनी नींद पर ईमान की तबीयत को ज़्यादा फोकिया दे रहा था।
वो दोनों जब डॉक्टर से फारिग होकर घर लौटे तो ईमान की तबीयत अब काफ़ी बेहतर थी। वो अब अपने होश संभाल चुकी थी। वो दोनों हाल में दाखिल हुए तो उस नज़र सब घर वालों पर पड़ी जो डाइनिंग टेबल पर बैठे सुबह का नाश्ता करने की तैयारियों में लगे थे। ईमान को उमर के हाथ के सहारे अंदर आता देख सोफिया बेगम फर्श से अपनी जगह से उठती ईमान की तरफ लपकी थी, जबकि बाकी सब घर वाले भी हैरत और परेशानी से नहीं देख रहे थे। या अल्लाह खैर, गुल ने मुझे बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, क्या हो गया था? सोफिया बेगम ने एक नज़र उमर को देखे प्यार से ईमान के गाल से हिलाते पूछा था। कुछ नहीं, बस वो हार हो गया था। और ये पाँव पर चोट कैसे लगी, इससे इनके पैर के मुतालिक सवाल पूछने पर उमर से कुछ बोला ना गया था। अभी वो सोच ही रहा था कि क्या कही, ईमान फ़ौरन से बोल पड़ी, वरना रात को मुझे बाहर था ना तो मेरे हाथ से पानी पीते ग्लास छूट गया, फिर वॉमिटिंग करते मुझे पता ही नहीं चला, मेरा पैर कांच के टुकड़ों पर आ गया था, इसी वजह से लग गया। ईमान ने असल बात छुपाते हुए खुद से कहानी गढ़ी थी। इसकी कही बात पर उमर ने चौंक कर इसे देखा था, जो इसके कारनामे पर पर्दा डाल गई थी। हाय अल्लाह, ध्यान रखते ना बेटा, बीजान ने दूर से ईमान का जख्मी पैर देखते परेशान चेहरा लिए कहा था, जबकि उमर खामोशी से ईमान का हाथ सोफिया बेगम के हाथ में देते अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा कि पीछे से सोफिया बेगम की दी गई आवाज़ ने इसके कदम रोके थे। रुको उमर बेटा, इसे भी साथ लेकर जाओ, देखो इसकी हालत, यहाँ पर थोड़ी ना बैठ के कुछ खा पाएगी, तुम इसे कमरे में लेकर चलो, मैं तुम दोनों का नाश्ता भेजती हूँ। सोफिया बेगम ने ईमान के पैर की तरफ इशारा करते उमर से कहा था, जिस पर इसने घूर कर अपनी माँ को ऐसे देखी जैसे कहना चाह रहा हो कि जान क्यों नहीं छूट रही मेरी। उमर फिर से वापस आता ईमान का हाथ अपने हाथ में लेकर एलिवेटर की तरफ बढ़ने लगा कि बीजान ने इसे फिर से रोक दिया। वहाँ कहाँ जा रहे हो, उठाकर इसे अपने कमरे में लेकर जाओ। बीजान की कही बात पर सबने अपनी मुस्कुराहटें दुआई थी। बीजान हम लिफ्ट से चले जाएंगे ना। उमर ने मस्कीनों जैसी शक्ल बनाकर बीजान को देखा। लिफ्ट खराब है भाई, इसलिए सीढ़ियों का रास्ता ही अवेलेबल है, अब इस्तेमाल कीजिए, दुआ दीजिए। मोमिन ने बड़ा सा लुक़्मा पराठे का मुंह में डालते तंजिया मुस्कुरा के कहा था, जबकि मोमिन के बात पर उमर की आंखें हैरत से बढ़ी थी। वहीं पर ईमान भी सुन हुई थी। तो क्या अब इसे सबके सामने ईमान को उठा के कमरे तक ले जाना था? ये ख्याल ही उमर जनाब के लिए सहारे रोज था। उमर जब से मुठियाँ बेची थी, फिर एक ही झटके में ईमान को अपने बाजू में उठाता सीढ़ियों की तरफ फाड़ दिया। जैसे इसने ईमान को अपने बाजू में भरा था, वहाँ मौजूद तमाम यंग पार्टी ने भरपूर हॉटिंग की थी, जिससे ईमान के चेहरे पर सुर्खियां गली थी और उमर ने कोफर से मुकम्मल नज़रअंदाज किया था। कमरे में आते ही इसने ईमान को बेड पर लेटाया और खुद वार्डरोब से कपड़े लेता वॉशरूम में घुस गया था। थोड़ी देर में वो तैयार होकर बाहर निकला तो ईमान हैरत से देख रही थी। उमर इसके देखने को नज़रअंदाज करते ड्रेसिंग टेबल से गाड़ी की चाबियां वॉलेट उठाकर बाहर का रुख किया, मगर जाते जाते इसे नसीहत करना ना भूला था, मेडिसिन टाइम पे ले लेना। इतना कहते ही वह लंबे लंबे ढक तक भर के कमरे से निकल गया था, जबकि ईमान हैरत से मुंह खोले से जाता देखती रही। इसे उमर की धूप छाँव जैसे रवैये की ज़रा बराबर भी समझ नहीं आ रही थी। सच कहा था बीजान ने, इनके हीरे को समझना किसी के बस की बात नहीं थी। वो कब क्या कर जाए कोई नहीं जानता था, और वो कब क्या सोच रहा होता है ये तो कोई मर के भी ना जान पाए। तुम रेस्ट नहीं करोगे? बीजान ने बुलंद आवाज़ से अपने पास से गुजरते उमर को पुकारा था, जो नटखट सा तैयार सुर होती आंखों के साथ बाहर को जाए। नहीं बीजान, ज़रूरी काम है, चलता हूँ, अपना ख्याल रखेगा। वो बगैर रुके एक नज़र बीजान को देखते कहता बाहर की तरफ बैठ गया, जबकि सब इसे जाता देखते रह गए। क्या ही किया जाए इस लड़के का, ज़रा परवाह नहीं से अपनी। बीजान ने इसे जाते देखा, दिल में सोचा था, सुना भाई साले, कैसा है तू? बलाज ने रूफ टॉप पे आते उमर को पीछे से हाँक लगाई थी, जो कि इसकी जाने पीठ के हाथ पेट पर बांधे खड़ा था। कब से मैसेज किया हो तुम्हें, कहाँ थे? उमर ने एक नज़र बिलाज को देखते पूछा था। कुछ काम था, इसी वजह से लेट हो गया। जानता हूँ मैं तुम्हें जो काम था। उमर ने बिलाज को साथ पैर कड़े तेवरों से घूर कर देखते कहा था। हाँ हाँ, जब जानता है तो पूछता क्यों है भाई? अच्छा मुझे छोड़, अपना बता, भाभी कैसी हैं? ठीक है। अब मैंने एक गहरी सांस वाकई हार्ज करते हुए कहा था, क्या हुआ है, तुम ठीक हो? बलाज ने उमर को ज़रूरत से ज़्यादा संजीदा रवैये को महसूस करते पूछा था। नहीं ठीक नहीं हूँ मैं। उमर ने बलाज को बगौर देखा था। क्या हुआ है? बलाज ने परेशानी से उमर के कंधे पर हाथ रखते पूछा था। मैं जब भी कुछ ठीक करने का सोचता हूँ सब उल्टा हो जाता है। कल रात को ही मैंने सोचा था कि अब इससे साथ रवैया बेहतर करने की कोशिश करूँगा, मगर जैसे ही वो मेरे सामने आती है ना कुछ गलत हो जाता है। उमर ने बेजार सा मुँह बनाते बलाज को अपनी दिली कैफियत समझाने की कोशिश की थी। हुआ क्या है ये भी तो बताओ। बलाज ने फिक्रमंदी से उमर को कंधे से थामते इसका रूह अपनी जाने करते पूछा। खाना लेकर आई थी वो कल मेरे लिए कमरे में, मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने इसका लाया पानी का ग्लास इसी के पैर पर दे मारा। आई स्वेयर जानबूझ कर नहीं किया, गहरी रौती तौर पर हुआ था। उमर ने बात बताते बलाज की उड़ती रंगत देखते आप साथ अपनी सफाई भी दी थी। उमर तुमने इसे हर्ट किया? बलाज ने उमर की बात पर हैरत से आंखें फाड़ कर इसे देखा था। यार दिमाग तो नहीं ना चल गया तेरा? एक तो वो सब कुछ भूल कर जो तुमने इसके साथ किया, तुम हर तरफ कदम बढ़ा रही और तुम हो कि इसे देखकर बिफर जाते हो। हद है, मुझे समझ नहीं आ रही आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? बलाज जो मेरे को ऊंची आवाज़ में डांटते कहा था। यही मसला है मेरा, यही तो मसला है कि आखिर वो क्यों हर बार सब कुछ भूल कर मेरी तरफ कदम बढ़ा देती है, क्यों करती है वो ऐसा? मैं इसके साथ बहुत बुरा पेश आता हूँ हर बार, और वह इतना ही अच्छा बनकर मेरे सामने आ जाती है। इस दफ़ा तो इसने हद ही कर दी। इसे समझ क्यों नहीं आता
मैंने इसे दुत्कार कर इशारा से शादी के लिए हाँ कर दी। इनफैक्ट मैं इसे शादी कर भी चुका था और ये कि कोई छोटी बात नहीं थी। मैंने मन को हर्ट किया, इसे गैर अहम महसूस करवाया और वो है कि मैडम इसी रात ट्रे में खाना सजा के ले आई। मुझे अच्छा नहीं लगता यार जब वो ये सब कहती है। उमर ने बेबसी से और गुस्से के मिली जुली कैफियत से आवाज़ बुलंद बोलते हुए बलाज को अपनी दिली सूरत हाल समझानी चाहिए, मगर बलाज के पल्ले कुछ ना पड़ा था। उमर की बातों और सो तक रसाई हासिल मुश्किल काम था। या तो इसमें इसकी क्या गलत बात है, क्या गलत है? बलाज ने उमर को मुस्कुरा कर देखा था। उमर ने मान का नाम बिला झिझक अपनी ज़ुबान से लिया था और इस तब्दीली को बलाज ने वाज़ह महसूस किया था, इसलिए वो अपने लब दांतों तले दबाते अपनी मुस्कुराहट पर काबू पा रहा था। यार उमर यार तुझे शुक्र करना चाहिए वो कि वो तेरी तरफ खुद बहुत कदम बढ़ा रही है। तो इससे क्या चाह रहा है? नहीं चाहता इसके साथ रहना, तो नहीं चाहता वो तेरे लिए खाना लाए, नहीं चाहता वो तुझे वैल्यू करे। बलाज को उमर की समझ नहीं आ रही थी, हर इसके दिल में चल गया बलाज यार मुझे अच्छा नहीं लगता जब वो खुद को मनवाने के लिए ये सब करती है, मेरे आगे पीछे घूमती है, हम हाँ की गेयर करती है सिर्फ इसलिए कि मैं इसे एज अ वाइफ एक्सेप्ट करूँ। इंसान में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी चीज़ होती है कि नहीं? खुद की इज्जत करवाना आना चाहिए ना कि बंदा एड़ियाँ रगड़ना शुरू कर दे। तो तुम क्या चाहते हो कि वो क्या करे? बलाज ने उमर को जानती नज़र से देखा था जैसे इसकी शख्सियत को पहचानने की कोशिश कर, और मैं चाहता हूँ कि वो मेरे सामने खुद को आम महसूस करवाना छोड़ दे, क्योंकि वो आम नहीं है, मेरी नज़र में वो बहुत खास है। इतनी जब मैंने दूसरी शादी के लिए हाँ की थी, इसे चाहिए था कि उठकर मेरा गिरबान पकड़ लेती, मुझसे चीख चीख कर कहती कि तुम होते कौन हो मेरे होते दूसरी शादी करने वाले? सबके सामने हक से कहती मैं तुम्हें इस शादी की इजाज़त नहीं देती ना कि वहाँ से बेबस रोती धोती भाग जाती। कल भी बेवकूफ़ नहीं यही किया था, बजाय इसके कि कमरा बंद करके बैठ जाती, ठान लेती कि अब मैं इसकी तरफ कदम बढ़ाऊँ भी तो मुझे माफ़ नहीं करेगी, उल्टा मुंह उठा कर फिर से आगे खाना खा लें। और मैंने इसकी नकल उतारते गुस्से से कहा, जबकि बालाज इसकी ईमान की नकल उतारने पर हंस गया था। प्यार करती है वो तुमसे उमर, और प्यार में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बचती। इंसान अपने मैं को मारकर मोहब्बत पर से वार देता है। बलाज ने खुद को बमुश्किल संजीदा करते कहा था, वरना तो इसे उमर की हालत पर हंसी आ रही थी। बलाज ने खुद को बमुश्किल संजीदा करते कहा, वरना तो इसे उमर की हालत पर हंसी आ रही थी। भाड़ में गया ऐसा प्यार जिसमें आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ख्याल न रहे। बलाज प्यार में भी अगर सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल छोड़ना देना चाहिए ना, तो वो भी सिर्फ मर्द को छोड़ना चाहिए। औरत को प्यार हो या इश्क, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे आगे रखना चाहिए, क्योंकि मर्द इन चीज़ों की कदर कभी भी नहीं करते जो इनकी झोली में आसानी से डाल दी जाती है। वो हमेशा इस चीज़ के पीछे भागते हैं जिन तक इन्हें रसाई हासिल नहीं होती। और मैं भी यही चाहता हूँ कि वो ख़ुद को मुझ तक रसाई दिलवाना छोड़ दे, बल्कि ऐसी हो जाए कि मैं इस तक रसाई हासिल करने की कोशिश करूँ ताकि मैं इसकी भरपूर कदर कर सकूँ, मुझे महसूस हो सके कि वो कितनी अनमोल है। मेरी गलतियों का मुझे एहसास दिलाए, अपना हक पूरे हक से मांगे। मैंने इसे कहा तुम्हें भी शॉपिंग करनी थी, आगे से खामोश हो गई। फिर मैंने इसे कहा कि मेरे निकाह पर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट गायब ना हो, और वे बेवकूफ़ पूरे फंक्शन में पागलों की तरह मुस्कुराई जा रही थी। उमर की आंखों के सामने इसका ज़बरदस्ती मुस्कुराता चेहरा आया तो इसकी आंखें नम हुई थी। मैं जानबूझकर इससे ऐसी बातें करता रहा जिससे वो लड़े, अपना कोई तो हक मुझ पर जताए, मगर मैडम जी अच्छा ओके समझ गई तक ही महदूद रही। उमर ये नेचर है इसकी, वो ऐसी ही है, ख़ुद को फरामोश करने वाली, रिश्तों को खुद पर अहमियत देने वाली। बिलाज ने उमर को खुद को तकते देखकर कहा, जिसकी आंखें आंसू से भर गई थी, इसे अपनी ये नेचर बदलनी होगी, वरना मैं तो इसके साथ खुशी खुशी रह लूँगा, मगर ये दुनिया से अपने पैरों तले रोनती चली जाएगी। उमर बलाज की बात पर शदीद गुस्से से दहाड़ा था। अच्छा रिलैक्स यार, क्या हो गया? मैं समझ गया तुम चाहते हो कि वो तुम पर हक जमाए, मोहब्बत हो गया तो मैं इससे मेरे भाई। बलाज ने शरीफ सा मुस्कुराते उमर के कंधे पर थपकी लगाई थी। जानता उमर ने इसे उसे बड़े अंदाज में जवाब दिया था, जबकि मोहब्बत के नाम पर अचानक से इसकी आंखों के सामने ऑलिव कलर के मलबूस में इस लड़की का अक्स सफ़ेद से लहराया था, जिस पर उमर ने सर झटका था। क्या मतलब तू मार है, तुझे भाभी से मोहब्बत होगी? ओए इधर देख। बलाज ने सरशारी से उमर का रुख अपनी जानिब मोड़ा था, मगर उमर की सुर होती आंसू से भरी आंखों को देख झटका था। उमर तू रो रहा है, मगर क्यों? बलाज को फिर से इसे देखते हैरत हुई थी, क्योंकि मैं इसे ऐसे नहीं देख सकता ना, वो मेरे दिल की मलका बन चुकी है और मैं चाहता हूँ कि वो मलका बनकर ही रहे, मुझसे बेरुखी भरते नाराज़ और शिकवा भरी नज़रों से देखे, हक जमाए ना कि बेबसी से देखे। मैं चाहता हूँ वो मुझे अपने पीछे लगाए, ना कि मेरे पीछे लगे। मैं चाहता हूँ वो मुझे हासिल करने की कोशिश छोड़ दे, ताकि मुझे इसकी कदर और मैं मज़ीद टूट कर इसे शिद्दत से चाह सकूँ। तो सीधा सीधा बोला ना, सन मरीद बनना चाहते हो? बलाज ने उमर को देखते कहा था। हाँ ऐसा ही समझ लो, कल इसे मेरी तरफ नहीं लौटना चाहिए था, ताकि मैं इसकी गैर मौजूदगी मैं सोच सकता कि वो मेरे लिए क्या है, मगर इससे पहले मैं सोचता कि वो मेरे लिए क्या है, वो फिर से मुँह उठा कर आ गए। मुख्तसर ये है कि जो फ़िक्र और अहमियत वो मुझे अब दे रही है, तब दे जब मैं इसे पलकों पर बिठाऊँ, जब मैं इसके सामने घुटने टेकर इस बात का एतराफ़ करूँ कि ईमान अहमद उमर तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं है। ये सारा मान वो मुझे तब बख्शेगी तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, जब मैं इसे इज़्ज़त दूँगा। इसे मेरा इंतज़ार करना चाहिए था।
और अगर इसका इंतज़ार बेकार होता तो छोड़ जाती मुझे, क्योंकि ऐसे मर्द के साथ नहीं रहना चाहिए जो आपकी कदर ना कर सके। और मर्द तो तब ही कदर नहीं करता ना जब औरत इसके कदमों में खुद को ढेर कर देती है, अपने आप को इसके सामने कमतर बना देती है। जब औरत खुद को बेबस ज़ाहिर करती है तो मर्द इसे बेबस बना ही देता है, चाहे वो बेबस ना भी हो। तो बिलाज के सवाल पर उमर ने इसे गौर से देखते दानिशमंदाना अंदाज में जवाब दिया था, उमर तुम्हारी नीयत बुरी नहीं है मगर तरीक़ाकार गलत है, ऐसे तुम ईमान को खुद से मुंतफिर कर रहे हो। बिलाज ने एक नज़र उमर पर डालते परेशानी से कहा था, भाई माँ बुला रही हैं, आप दोनों को खाना लग गया। अभी उमर कुछ बोलता कि हानी ने दूर से ही इन दोनों को आवाज़ दी थी, हम आ रहे हैं तुम चलो। उमर ने इसे देखते दूर से ही जवाब दिया था, जबकि बलाज उमर को बगैर पलक चिपकाए देखे जा रहा था। चल ऐसे ना घूर, आप नीचे चलो। उमर बलाज को अपनी जानिब देखते कोफर से बोला था, चलो। बलाज उमर को साथ लेते नीचे को चल दिया, मगर वो उमर की सोच पर हैरान था। मैं 2 दिनों के लिए मुल्क से बाहर जा रहा हूँ ज़रूरी काम से। उमर ने खाना खाते सबको अचानक से चौंका देने वाली खबर दी थी, और ऐसा पहली बार नहीं था। वो हर बार ऐसे ही सबको बताता था निकलने से थोड़ी देर पहले। हालांकि सोफिया बेगम इसे काफ़ी बार समझा चुकी थी कि ऐसे अचानक से ना बताया करे, कम से कम एक दिन तो पहले इतला दे, मगर असर किसे था। फ़्लाइट का वक्त माँ साहब ने इसके एक नज़र देखते पूछा था। 12 बजे, थोड़ी देर में निकल जाऊँगा, एक और काम भी निपटाना है मुझे। है सिर जाओ बेटा। कमाल साहब ने उमर को देखते दुआ दी थी। मोमिन का ईमान की अपॉइंटमेंट है, बाउंड चेक करवाना, इसका ले जाना। उमर मोमिन को देखते संजीदा अंदाज में हदायत देता उठ खड़ा हुआ था। जी भाई ले जाऊँगा। उमर मोमिन की बात पर हाँ में हिलाता और सबसे मिलता पैकिंग की नीयत से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, बगैर इस बात पर तवज्जो दिए कि इसकी सारी फैमिली खाना छोड़े होंग बने से देखती रह गई थी। ये कब हुआ? मोमिन ने बिलाज को सवालिया नज़रों से देखते पूछा था, जो मोमिन के बिल्कुल सामने वाली कुर्सी पर बैठा मुस्कुराया था। मुझे भी थोड़ी देर पहले ही पता चला। बिलाज ने सबको एक नज़र देखते जवाब दिया तो सब मुस्कुरा दिया, फिर से खाने में मगन हो गए। उमर जब कमरे में आए तो ईमान बेड पर उसे टेक लगाए बैठी इसे ही देखने लगी थी। वो उमर को अब पहले से फ्रेश नज़र आई थी। उमर एक नज़र से देखता वार्डरोब से अपना सूटकेस निकाल आया और खोल कर बेड पर रखता इसमें अपने ड्रेसेस। आप कहीं जा रहे हैं क्या? ईमान ने उमर को सामान पैक करते देख हैरान से पूछा था। उमर ने ईमान की बात पर इसे एक नज़र उठा कर देखा था। काम से 2 दिन के लिए मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, ये वाली ड्रेस अच्छी नहीं है, इसे निकाल दे। ईमान ने उमर के कपड़ों के कलेक्शन को देखते कहा था जो बैग में पैक कर रहा था। मैंने तुमसे पूछा? उमर ने कड़े तेवरों से इसे घूरते कहा था। नहीं, लेकिन फिर भी ये अच्छा नहीं है, वैसे ही बता रही हूँ। इसके बाद सुनते उमर ने वो ड्रेस खामोशी से सूटकेस में से निकालते साइड पर रख दिया, जिससे ईमान के चेहरे पर चमक आई थी। इसके चमकते चेहरे को देखते उमर को फिर से गुस्सा आ रहा था। ये लड़की नहीं सुधरेगी। उमर ने दिल ही दिल में सोचा था, अपनी मेडिसिन टाइम पे ले लेना और कल तुम्हें मोमिन ले जाएगा चेकअप करवाने के लिए, मैं इसे बता दिया है, तुम तैयार रहना। जी। ईमान ने इसे भरपूर देखते जवाब दिया था। अल्लाह हाफिज़। उमर इसे सख्त गुरी से नवाजता बाहर निकल गया, जबकि पीछे ईमान बंद दरवाजे को देखते मुस्कुराने लगी थी जहाँ से वो बाहर गया था। 2 दिन बाद वो अपने काम से फारिग होता आधी रात को वापस लौटा तो सब सो रहे थे। वो खामोशी से चलता हुआ अपने कमरे में दाखिल हुआ। सामने ही ईमान बेड पर औंधे मुँह हाथ पाँव फैलाए सो रही थी। उमर की नज़र जैसे इस पर पड़ी तो एकदम से सारी थकावट चेहरे से उड़न छू हो गई थी। जो बेजारी और थकन कुछ देर पहले इसके चेहरे पर वाज़ेह हो रही थी, ईमान को देखते ही चेहरा सरशार हुआ था, तने कुछ ढीले पड़ गए थे। उमर चलता हुआ वार्डरोब में सूटकेस रखता सीधा वॉशरूम में दाखिल हुआ। थोड़ी देर बाद फ्रेश होता, वो अपने गीले बालों को तौलिए से रगड़ता वापस कमरे में आता, सीधा ईमान की साइड पर चला आया था। उमर ने आहिस्ता से ईमान के पाँव से कंफर्टर हटाकर इसका जख्मी पैर देखा था, जिसकी सूजन अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी थी। तोबा, एक तो ये लड़की इंतहाई जहरों की तरह सो रही है, ऐसे कौन सोता है? अच्छा खासा ईमान बीबी को देखते ढगमगा चाहिए। उमर ने दिल ही दिल में सोते इस पर कंफर्टर दुरुस्त किया तो नज़र इसके चेहरे पर आट की थी। मेरी मासूम सी बीवी। उमर दिल में सोता ईमान के चेहरे पर झुकते इसे माथे पर लबरा गया था। कैसे बेसुध पड़ी है ये लड़की, की कोई होश नहीं इसे। उमर इसके चेहरे से दूर होता पीछे हटने लगा कि इसकी नज़र ईमान के बाजू के बीच इसके सीने से लगी स्याह फ्रेम पर पड़ी तो इसके हाथ बढ़ाकर फ्रेम इसके बाजू से आज़ाद कर दादी से सीधा के हैरत से इस तस्वीर को देखने लगा। वो तस्वीर उमर की थी जिसे ईमान सीने से लगाए सो रही थी। उमर की आंखों में भरपूर हैरत उमड़ी थी। वो कभी हाथ में पकड़ी इस तस्वीर को देखता जो इसकी अपनी थी, तो कभी सामने सोती इस लड़की को जो इससे इतना बेइज्जत होने के बाद भी इसकी तस्वीर को सीने से लगाए सो रही थी। अगर उमर अहमद को समझना इंतहाई मुश्किल था तो आसान ईमान को समझना भी नहीं था। उमर को अभी तक इसकी भी समझ नहीं आई थी। उमर ने आहिस्ता से तस्वीर को साइड टेबल पर रखा और ख़ुद ईमान की दूसरी जानिब आता बेड पर लेट गया। थोड़ी देर में शदीद थकावट के बायस वो गहरी नींद में जा चुका था। ईमान की जब सुबह आँख खुली तो अचानक से नज़र अपने बराबर में लेटे उमर पर पड़ी, जो इसे अपने मजबूत बाजू के हिसाब में लिए मस्त नहीं सो रहा था। इसे ऐसे अपने करीब सोता देख ईमान के चेहरे पर
पुरइत्मीनान मुस्कुराहट उभरी थी जिसे वो फ़ौरन से समेटती आहिस्ता से उमर के हायल बाजुओं का हज़ार अपने गेट से तोड़ती उठ खड़ी हुई थी। दबे पाँव बेड से नीचे उतरती वो वॉशरूम जाने ही लगी थी कि किसी ख्याल के तरफ फिर से वापस मुड़ी। सुने, आप जाग रहे हैं? ईमान चलती उमर के सरहाने आकर रुके थे और इस पर झुकती धीमी आवाज़ में पूछ रहे, नहीं धमाल डाल रहा हूँ। इंतहाई बेवकूफ़ औरत है, ज़ाहिर है जब मेरी आंखें बंद है तो इसका मतलब यही है कि मैं सो रहा हूँ। उमर जिसका नींद का तसलसल ईमान के अपने पास से उठ जाने के बाद टूट चुका था, मगर वो आंखें बंद किए लेटी रहा था। अब ईमान को पूछे जाने वाले सवाल का जवाब दिल ही दिल में दे रहा था। ईमान ने उमर के सामने हाथ लहराते तस्दीक की थी कि आया कि वो वाकई सो रहा है। जब इसे यकीन हो चला कि उमर सच में सो रहा है तो आहिस्ता से उमर के चेहरे पर झुकती इसके माथे पर अपने नरम से लब रह गए थे। इसकी सफदात पर उमर ने वो मुश्किल खुद को संभाला था। वो बंद की गई आंखों ने मजीद सख्ती से मींच किया था। ईमान इसके माथे पर शिद्दत से लब रखती पीछे हटी थी। इसके बालों की बिगड़ी तरतीब को हाथों की उंगलियों में उलझा कर सीधा करने लगी थी। फिर इस पर कम्फर्टर दुरुस्त देती आहिस्ता से वहाँ से निकलती वॉशरूम में बंद हो गई थी। वॉशरूम का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर उमर ने पट से आंखें खोली थी। इसके चेहरे का रुख सीधा छत की सीलिंग की जाने था। वो मुश्किल लंबे लंबे सांस लेता कानों तक सुर पड़िया था। ईमान के अपने माथे पर लब रखने से उमर ने अपनी सांस तक रोक ली थी, जो अब इसके जाने पर ही बहाल हुई थी। ओह, क्या चीज़ है ये लड़की, किस नमूने से पाला पड़ा है मेरा। उमर अपने माथे पर अब भी इसका लम्स महसूस करते वहाँ हाथ फेरते दिल ही दिल में बस सोचता रहेगा। धूप ईमान वॉशरूम के दरवाजे को बंद करके इसके साथ ही टेक लगाती खड़ी होकर लंबे लंबे सांस लेने की। इसका अपना चेहरा भी शिद्दत से सुर पड़ चुका था। ईमान ने अपनी शर्माहट को निचले होंठ को दांते तले दबाए मुस्कुराते जाहिर किया था। इन्हें क्या लगता है कि मैं जानती नहीं, ये जाग रहे थे, बेवकूफ़ समझ रखा है उन्होंने मुझे, जानते नहीं है कि अभी कि मैं हूँ क्या। या अल्लाह कैसा शोहर दिया है मुझे। अब क्या मुझे इससे रोमांस भी सिखाना पड़ेगा। रात को तो बड़े हक से मेरे माथे पर अपने लब रखे थे, मैंने तो कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, और जब मैंने लब रखे तो सती से आंखें मीच की। वाह भाई, सही जा रहे हैं जनाब। खैर कोई नहीं, हम है ना, संभाल लेंगे। ऐसे कुछ ठिकाने लगाऊंगी कि याद करेंगे। ज़्यादा ही हल्के में ले रहे हैं मुझे। ईमान वॉशरूम में बड़े से शीशे के सामने खड़ी उससे ही बातें किए जा रही थी। जब वह थोड़ी देर बाद वॉशरूम से लंगड़ाती बाहर निकली तो उमर इसे अपने सामने तैयार खड़ा नजर आया। वो जो ड्रेसिंग के सामने खड़ा खुद पर फ्रेगनेंस स्प्रे कर रहा था। ओ, आप तैयार हो गई? ईमान हैरत से देखकर बोली थी, जिस पर उमर ने मोहब्बत भरी निगाह से आईने में नजर आते इस शख्स को देखा था। जवाबन उमर ने सिर्फ हंकार भरी थी। ओ सॉरी, मेरी वजह से आपको डिस्टर्बेंस हुई ना। अगर मुझे पता होता तो आपको तैयार होना है तो मैं जल्दी फ्री हो जाती। ईमान इसे तैयार देखकर बोली थी। नहीं, इट्स ओके, मैंने दूसरा वॉशरूम यूज़ कर लिया है। उमर हाथ में घड़ी पहनता इसकी जाने मुड़ा था। आज इसकी नज़रों में अजीब सा अपनायत भरा बदलाव था, जिसे ईमान वाज़ा महसूस कर रही थी। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, क्या हम थोड़ी देर के लिए बैठ कर बात कर सकते हैं? उमर ने ईमान को सवालिया नज़रों से पूछा था। जी श्योर, आए। ईमान ने सोफ़े की तरफ से इशारा करते कहा था, जिस पर उमर चलता हुआ सोफ़े की एक जानिब आकर बैठ गया। इसके हाथ के इशारे पर ईमान को भी अपने साथ बैठने का इशारा किया तो वो भी चलती हुई इसके सामने के सिंगल सोफ़े पर बैठ गई। चंद मिनट दोनों में गहरी खामोशी छाई गई थी। ईमान सवालिया नज़रों से इसे देखती रही, जबकि उमर इसे नजरें चुराते आगे पीछे देखता था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि बात का आगाज़ कैसे करे। थोड़े से वक्फे के बाद वो खुद में हिम्मत जमा करता बोल पड़ा था। ईमान, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं बात कहाँ से शुरू करूँ। असल में मुझे तुमसे सॉरी कहना था हर उस चीज़ के लिए जिसने तुम्हें हर्ट किया, जो तुम्हें बुरी लगी है। मेरी तरफ से जितनी भी गलतियाँ हुई हैं मैं इन सब को माफ़ी मांगता हूँ। नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं है, मैंने आपको माफ़ किया। उमर की बात अभी जारी ही थी कि ईमान ने इसे बीच में टोकते माफ़ी का खुला ऐलान कर गई थी। मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई। उमर ने इसे शदीद किस्म की गुर्रे से नवाजते एक दांत पीस का कहा था। इसकी बात पर उमर को फिर से शदीद किस्म का गुस्सा आया था, जिस पर इसने हाथ की मुड़ियाँ बनाते हुए मुश्किल जब्त किया। अहमक लड़की, इंतहाई बेवकूफ़ है ये। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई, झट से माफ़ कर बैठ गई कि मुझे ढंग से सॉरी तो करने देती, फिर थोड़े बहुत तेवर दिखाती भी माफ़ करती, मगर नहीं जी, ये तो लगे हाथ ही माफ़ कर देंगे, नमूना कहीं का। उमर दिल में से चलवाते सुनाता सोच ही जा रहा था। जी कहें आप, मैं सुन रही। उमर के घूर कर देखने पर ईमान ने फिर से खामोशी अख्तियार की थी। ईमान, क्या तुम मेरे साथ मेरी बीवी बनकर ज़िंदगी गुजारना पसंद करोगे? हर इस हक से और ख्वाहिश के साथ जो एक औरत अपने शोहर से एक्सपेक्ट करती है। वो चंद सेकंड का वक्फा लेते उमर ने एक ही सांस में पूरी बात कह डाली थी, जिस पर ईमान के चेहरे के तासरात एकदम बदले थे। उमर आप जानती नज़रों से देखी जा रहा था। शुक्र है कुछ सोचने के लिए वक्त तो लिया इसने, वरना मुझे तो लग रहा था झट से मान जाएगी। इसने ईमान को देखे दिल में सोचा था, जिसके तेवर पहले से हाथ जैसे दीजिए। आई एम सॉरी, मगर ये सब मेरे बस में नहीं है। ईमान के दिए गए जवाब ने उमर को चौंका दिया था। इसे ईमान की बात का मतलब समझ में नहीं आया था। उमर, आई एम सॉरी, मगर मैं आपके साथ एक खुशहाल ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। ईमान इतना कहती ही उठ खड़ी हुई थी। वो फ़ौरन से पहले वहाँ से जाना चाहती थी, मगर उमर फट से इसके सामने आते इसका रास्ता रोक गया था। इस बात का मतलब समझा सकती हो तुम मुझे? उमर ने आंखों में हैरत ले से देखा था। ये ईमान की वो पहली बात थी जिससे उमर ने चुका दिया था, और इसने ईमान का ये सब कहना तसव्वुर नहीं किया था।
इसे लगा था हर बार की तरह इस बार भी झट से वो मान जाएगी। ईमान ने नज़र उठाकर उमर को बगौर देखा। इसकी आंखों में अब नमी आने लगी थी। मैं आपके लिए सूटेबल नहीं हूँ, मेरा आपका कोई जोड़ नहीं है, हम एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। आप मेरे साथ कभी भी खुश नहीं रहेंगे। ईमान ने इसे अपनी तरफ से मजबूत दलाइल दिया था। तो तुम मेरा हाथ थाम लो, फिर खुशी मिलेगी या गम वो मेरा नसीब। उमर ने इसकी आंखों में बगौर झांकते कहा और फिर अचानक से इसके सामने अपना हाथ फैला दिया था। ईमान अपने सामने इसके फैले चौड़े हाथ को मुसलसल देखे जा रही थी, मगर ने उसके उमर के हाथ पर अपना हाथ नहीं रखा था। ईमान ने फिर से बेबसी भरी नजरें उठाकर उमर को देखा था। मैं नहीं थाम सकती ये हाथ, मुझे डर लगता है। इसकी दूसरी बात पर उमर को मज़ीद चुका देता। किस चीज़ से डर लगता है? आपका हाथ थामने से मुझे डर लगता है। एक बार थामने के बाद अगर आपने मेरा हाथ छोड़ दिया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। रिश्तों के दिए गई बेवफाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकती, क्योंकि मैं खुद बेवफा नहीं हूँ। ईमान ने बमुश्किल अपने आंसुओं पर बांध देते नर्म लहजे में उमर की आंखों में देखते कहा था, एक बार हाथ थमाओगी तो कभी छोड़ूंगा नहीं, ये वादा है मेरा तुमसे। वो इस वक्त एक दूसरे का बगौर जानती नज़रों से देख रहे थे। शायद वो दोनों ही एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे। इन दोनों की शख्सियत ही हासी कॉम्प्लिकेटेड थी। तो अगर तुम्हें मेरी तरफ कदम बढ़ाने से डर लगता है तो तुम्हें मेरे साथ नॉर्मल लाइफ नहीं गुजारनी, तो फिर ये सब क्या है जो तुम करती फिर रही हो? और मैंने हैरत से पड़ी आंखों से सामने खड़ी इस लड़की को देखा था, जिसे ना तो अपना शोहर किसी के साथ शेयर किया जाता था, ना ही वो खुद इसके साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हो रही थी। मुझे नहीं पता, प्लीज़ मुझे जाने दें। वो उमर के पास से गुजर कर जाने लगी थी कि उमर ने इसकी कलाई को मजबूती से अपने हाथ में ले लिया था। मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई, मुझे सॉलिड रीज़न चाहिए कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहती। उमर ने सवाली नज़र से इसे देखते कहा था। अब कदरे परेशान भी दिखाई दे रहा था। इसका सवाल सुनते ही ईमान ने इससे अपना हाथ छुड़वाते इसके सामने तनकर खड़ी हो गई थी। क्योंकि आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते, ये जो हाथ आपने मेरी तरफ बढ़ाया ना, ये वक्ती है, दूसरी ने नहीं सही तो पहले से ही। ईमान नरम लहजे में कहती शिकवा भरी नज़रों से उमर को देखने लगी थी। इसके इस किस्म की बात पर उमर दिल ही दिल में खुश हुआ था। चलो कोई शिकवा तो किया इसने, तुम गलत समझ रही हो, मैंने वजाहत देनी चाहिए, मगर ईमान ने इसे बीच में ही टोक दिया था। मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। आप इशार से शादी कर चुके थे, आपने भरी महफिल में मेरे सामने इसे कबूल किया, और अब जब वो आपको छोड़कर जा चुकी है तो आपको मैं याद आ गई। ईमान की आंख से एक आंसू फिसलता इसकी नरम गाल पर लड़का था, जिससे इसने बेदर्दी से अपने हाथ से रगड़ डाला। तुम एक बार कहती, सिर्फ एक बार हक से कहा होता कि मैं ये निकाह ना करूं तो मैं छोड़ देता। सब ना करते इसी शाल से निकाह। झूठ, मैं नहीं मानती इस बात को। ईमान तंजिया मुस्कुराहट से उमर को देखते बोली थी। मुझे अपनी माँ की कसम ईमान, इस दिन मैं तुम्हें देखता रहा कि शायद तुम एक बार कह दो कि मैं ये निकाह ना करूँ तो बहुधा मैं ना करता। मैं तुम्हारे बोलने का इंतजार करता रहा, मगर तुम खामोश तमाशाई बनी खड़ी रही। मुझे अपनी माँ की कसम है ईमान, सिर्फ एक बार तुम गदर नफ़ी में हिलाती ना, मैं इसी वक्त सारे रिश्ते बोलकर वो निकाह ख़त्म कर देता, सिर्फ तुम्हारे लिए। उमर की बात सुनकर ईमान का हैरत का झटका लगे। वो आंखें फाड़े उमर को हैरत भरी सवालिया नज़रों से देखी जा रही थी। आप मुझसे मेरे बाप का इंतकाम ले रहे थे, और ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मेरी हाथ पर वो निकाह छोड़ देते? ईमान ने स्मार्ट अंदाज में उमर से सवाल किया था। इसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था जो कुछ उमर ने अभी से कहा था। हाँ, छोड़ देता मैं वो निकाह, और इंतकाम लेने के लिए मुझे तुम्हें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। वो मैं तुम्हारे बाप से ले ही लेऊँगा जो इसका हकदार है। मगर मुझे तुम पर सख्त अफसोस है। सबके सामने शाल के रिश्ते की हाँ की थी मैंने। तुम्हें वहाँ से रोते हुए जाना नहीं चाहिए था, बल्कि तुम्हें तो हक से सबके सामने मेरा गिरबान पकड़ लेना चाहिए था। चीखती मुझ पर सबके सामने कहती कि मैं ये निकाह नहीं कर सकता, तुम नहीं होने दोगे ऐसा, मगर तुम खामोशी रही। उल्टा तुमने रोकर खुद को सबके सामने कमज़ोर साबित किया। आपने मुझे कौन सा हक दिया जिसके तहत मैं आपका गिरबान थामती? उमर की हक वाली बात पर ईमान ने गुस्से भरी निगाह इस पर डाली थी। मैं अपने सारे हक दूसरे दिन तुम्हारे नाम कर चुका हूँ ईमान, जिस दिन मैंने तुम्हें अपने निकाह में लिया। मैं मजबूर था रिश्तों के हाथों निकाह के लिए हाँ करना मेरी मजबूरी बन गई थी, लेकिन तुम मजबूर नहीं थी। तुम चाहती तो सबके सामने मुझ पर हक जता सकती थी, मुझे रोक सकती थी। उमर ने शिकवा के ना नज़रों से ईमान को देखते कहा था। वो इसे अपने दिल की कैफियत से आगाह कर देना चाहता था। वो चाहता था जो वो महसूस कर रहा है खुलकर इसे बताए, ताकि वो दोनों इस रिश्ते को मज़ीद नाजुक ना बनाएं। अरे अगर मेरा हक जमाने का भरम भी बुरी तरह से टूट जाता, तो आप सबके सामने ये कह डालते कि तुम होती कौन हो मुझे इस बात की इजाज़त ना देने वाली, तो क्या इज़्ज़त रह जाती मेरी सबके सामने? हकीकत तो ये है मिस्टर उमर अहमद कि मुझे आपसे सिर्फ़ एक नाम और इस घर की छत चाहिए, सिर्फ़ ज़रूरत के लिए। मुझे आपके साथ ज़िंदगी गुज़ारने में कतई कोई दिलचस्पी नहीं है। ईमान एक-एक लफ़्ज़ छुपा कर बोलती उमर को देख रही थी। तो क्या तुम्हें मेरे साथ ज़िंदगी नहीं गुज़ारनी? मेरा हमसफ़र नहीं बनोगी? उमर ने हैरत और अफ़सोस से इसे सवाल किया था। नहीं, ईमान ने दुबदू जवाब दिया। तो क्या मैंने तुम्हें खो दिया? उमर ने बमुश्किल एक और सवाल पूछा था। मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, जब मुझे लगा कि मैं आपके साथ ज़िंदगी गुज़ार सकती हूँ, जब मुझे लगा कि आप मेरी ज़रूरत नहीं मेरे लिए ज़रूरी हैं, तब मैं आपका हाथ खुद थाम लूँगी, मगर अभी नहीं। मैं इंग्लैंड जा रही हूँ, ताया जान से मैंने बात कर ली और वो मुझे इस बात की इजाज़त दे चुके हैं। इसलिए इसके इंग्लैंड जाने वाली बात पर उमर चौंका था। इसे लगा इसकी सांस घट रही है। इंग्लैंड क्यों जा रही हो? उमर ने बमुश्किल ईमान को देखते पूछा था। इसके हलक से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। स्पेशलाइजेशन के लिए जा रही है। कैसी स्पेशलाइजेशन? उमर ने हैरानी से इसे देखा।
मैंने MBBS किया है, मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है और इसी की स्पेशलाइजेशन के लिए मैं इंग्लैंड जा रही हूँ। ईमान ने उमर के चेहरे पर बढ़ती हैरत और परेशानी को देखते जवाब दिया, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम डॉक्टर हो? उमर ने धीमी सी आवाज़ में कहा था, आपने कभी पूछा ही नहीं। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे कि एक पल के लिए वो दोनों खामोश हो चुके। शायद इनके पास बोलने को अब कुछ नहीं था। इन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए खालिस मोहब्बत थी। आप मेरा एक काम कर देंगे? चंद सेकंड के वक्त के बाद ईमान फिर से बोली। उमर ने सिर्फ अंगारा भरा मैंने पर इस्तेफादा किया था। इसे लगा वो मजीद कुछ कह नहीं पाएगा। इसके अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ दिए। वो चाह रहा था ईमान अपना हक इस्तेमाल करती, इसे दूरी अख्तियार करती ताकि वो ईमान की कदर कर पाता। अब जब ईमान ने इसे दूरी का फैसला सुनाया तो इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसका दिल चाह रहा था कि वो ना जाए, मगर वो कह ना पाया क्योंकि ईमान इसकी आवाज़ को मजबूती से बांध चुकी थी। वो इससे पूछना चाहता था मगर कि अगर इसे उमर के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी थी तो क्यों रो रो कर हलकान होती रही, क्यों खुद को बीमार कर लिया? और जो भी इसने सुबह किया था वो तो इसे भूला भी नहीं था ना। तो वो इससे पूछना चाहता था कि अगर इसे उमर के साथ नहीं रहना था तो इसके करीब क्यों आ रही थी, क्यों खुद को कमतर होने का एहसास दिला रही थी, क्योंकि हर बार अपनी इज्जत नफ्स को रोन देती थी। मगर वो कुछ भी पूछ ना पाया था। वो यकटक ईमान को खामोशी से देखे जा रहा था। मुझे मेरा सामान चाहिए, क्या आप मुझे जमाल हाउस से मेरा सामान मंगवा के दे सकते हैं? मेरे पासपोर्ट और मेरी तमाम ज़रूरी चीज़ें वहाँ पर हैं, इनके बगैर मैं अब बाहर नहीं जा सकती। आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे वो सब मंगवा दें। तो वो अजनबी से लहजे में सब बोले जा रही थी। आज वो उमर को झटके पे झटका दिए जा रही थी, मंगवा दूंगा। और मैंने इतना कहते ही इसे चेहरा मोड़ लिया था। उमर, एक बात कहूँ? ईमान उमर के उतरे चेहरे को देखा बोली थी, जो कुछ देर पहले हासा खुशगवार दिखाई दे रहा था मगर अब गुस्सा गया था। हाँ कहूँ? उमर ने मायूसी से देखते कहा, भूल जाए मुझे, मेरा और आपका कोई जोड़ नहीं है। मैं तो पागल हूँ, हर किसी के पीछे खुद को रोल देती हूँ। आपको कोई सोबर सी मेच्योर लड़की सूट कहती है जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो, खूब जोड़ी सोचेगी आप लोगों की। सब कहें कि क्या परफेक्ट कपल है। बात करते करते ईमान की आवाज़ गले में आंसुओं का फंदा अटकने लग के बाइस रन गई थी मगर इसने सब्र से अपनी बात जारी रखी थी। मैं आपके लिए आपके लेवल की कोई लड़की ढूंढूंगी जिसके साथ आप खुश रहें। मैं तो ज़बरदस्ती आपकी ज़िंदगी पर मुसल्लत कर दी गई हूँ ना, इसीलिए मैं और आप तलाक। बात करते ईमान की आंखों से आंसू बह निकले थे। अभी वो मज़ीद कुछ और फोल बोलती कि उमर ने इस आवाज़ से खींचते शिद्दत से अपने गले लगाते इसके गिर्द अपने बाजुओं का हसार बनाया था। बेवकूफ़ लड़की, उमर सिर्फ तुम्हारा है। आइंदा भूल कर भी ऐसी बात ना करना। अगर तुम मुझे ऐसे सज़ा देना चाहती हो तो दिल जान से कबूल है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, चाहे मुझे सारी ज़िंदगी क्यों ना करना पड़े। उमर जो कब से माँ से इसी किस्म की बातें सुनना चाहता था, वो चाहता था कि वो अपना हक में बोले, खुद को अहमियत है। मगर इसकी आपकी कही बात पर उमर को लगा किसी ने इसका दिल बुरी तरह से मुट्ठी में पकड़े कुचल डाला है। इससे ईमान की ये बात बर्दाश्त नहीं हुई थी। इस बार उमर को शिद्दत से एहसास हुआ था कि काश हो ऐसा ना करता तो आज इसकी बेवकूफ़ बीवी खुद को इतना कमतर महसूस ना करवाती। उमर के गले लगते ईमान के जवाब दे गया था और वो फूट फूट कर रोने लगी थी। ये बात वो ही जानती थी कि कैसे इसने उमर से ये सब कहा था। उमर ने आहिस्ता से इसे खुद से दूर कहते इसके दोनों गालों के नमी अपने हथेलों में चुना था। उमर सिर्फ ईमान का है, सुना तुमने? सिर्फ उमर सिर्फ अपनी बीवी का। उमर इसकी बातें सुनते इसके बात की जिद छोड़ दी थी कि वो ईमान को सेल्फ डिफेंस करवाना सिखाएगा। वो समझ चुका था कि ईमान इस तरह से कभी नहीं समझेगी। वो हर बार खुद को मजीद उमर की नज़रों में कमतर जाहिर करती थी, मजबूर जाहिर करती थी। इसलिए उमर ने सोच लिया था कि अगर ईमान की कमज़ोरी उमर है जिसे वो हासिल करना चाहते तो वो खुद को इसके हवाले कर देगा। वैसे भी तो वो इससे दूर ही तो जा रही थी। इस तरह वैसे ईमान की कदर भी हो जाती और ईमान के दिल को भी सुकून मिल जाता कि उमर सिर्फ इसका है। इसलिए उमर ने खुल्लम खुल्ला इसके सामने हर बात को क्लियर कर डाला था ताकि जब इस घर से जाए इसे मालूम हो कि उमर इसका हो चुका है। वो सिर्फ ईमान के कदम वो ईमान की तरफ कदम बढ़ाने का मुंतज़िर है। ईमान भी उमर को एक नज़र देखती इसी बात पर हल्का सा मुस्कुराई और फिर कमरे से निकलती चली गई, जबकि उमर पीछे खड़ा सोचता रहेगा। वो इससे पूछना चाहता था कि वापस कब आओगी मगर पूछ ना पाया। जब ईमान नीचे हाल में पहुंची तो पूरे हाल में एक शोर सा बरपा था। सामने साथ फौजी वर्दी पहने खड़ा था जो सब इसे भारी भारी मिल रहा था। अस्सलाम वालेकुम। ईमान ने आवाज़ बुलंद सबको सलाम किया तो सब इसको हैरत से देखने लगे थे। अरे वालेकुम सलाम, कैसी है मेरी बेटी बहू, कैसा है मेरी जान का? सोफिया बेगम ने आगे बढ़ते ईमान को गले लगाते प्यार से पूछा था। अब ठीक है, पहले से बेहतर है। ईमान इनकी बात का जवाब देते साद को हैरत से देखने लगी थी। इसकी हैरत भरी निगाहों को महसूस करते सोफिया बेगम बोली थी, साद की छुट्टी खत्म हो चुकी है, वापस अपनी ड्यूटी पर जा रहा है। सोफिया बेगम की बात पर ईमान ने इस बात में साथ हिलाते मुस्कुरा कर साद को देखा था। अपना ख्याल रखेगा साद भाई, ईमान मुस्कुराते साद को देखा था। साद ने आगे बढ़ते ईमान के सर पर प्यार से हाथ रखा था। तुम भी अपना ख्याल रखना और एक कामयाब डॉक्टर बनकर वापस लौटना। साद की तनबिया पर ईमान भरपूर मुस्कुराई थी। बलाज ने गुज़िश्ता रात की उमर से की गई बातों की सारी तफसील सब घर वालों को बता दी थी। उमर की दिली हालत से अब सब घर वाले आगाह हो चुके थे, इसीलिए ईमान ने मुल्क छोड़ जाने का फैसला लिया था और ये मुफीद मशवरा भी इस नामी ग्रामी शख्सियत मोमिन जनाब ने दिया था।
क्योंकि वो जान चुकी थी कि उमर चाहता था कि वो इससे दूर जाए ताकि उमर इस तक रसाई हासिल करे। बिलाज की बातों से सबको दिली खुशी हुई थी कि वो ईमान को मान बख्शना चाहता था। और ईमान उमर के दिल के एहसासात को समझते ईमान ने दिल पर पत्थर रखते ये फैसला कर लिया था। इस तरह एक तीर से दो शिकार हो जाते, एक तो इसकी स्पेशलाइजेशन कंप्लीट हो जाती और वो मुकम्मल डॉक्टर बन जाती, दूसरा इसे उमर अहमद हमेशा हमेशा के लिए मिल जाता और इसमें वो अब भी हद दर्जा कामयाब हो चुकी थी। साहब जी आपसे कोई मिलने आया है। इक्को बाबा ने हाल में दाखिल होते हुए बिलाल से कहा था, जो सामने सोफे पर बैठा जमाल साहब को खाना खिलाने में मसरूफ़ था। जमाल साहब की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, इसीलिए बिलाल अब इनका ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखता था। कौन आया? बिलाल ने हैरत से इक्को बाबा को देखते पूछा। वो ये कह रहा है कमाल हाउस से आए हैं, मुलाजिम है कोई, भेजो इसे। कमाल हाउस का सुनते ही बिलाल ने फ़ौरन से पहले इसे अंदर भेजने का कहा था, जबकि जमाल साहब का चेहरा भी खुल उठा था। शौकी चलता हुआ बिलाल के सामने आ रुका था। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे छोटे साहब जी ने भेजा है, उमर साहब जी ने। वालेकुम सलाम, किस सिलसिले में भेजा है? बिलाल ने हैरत से शौकी को साता पहचानते कहा था। वो जी ईमान बीबी का कुछ सामान है यहाँ। उन्होंने कहा इनकी तमाम ज़रूरी कागज़ात और सारा ज़रूरी सामान मुझे यहाँ से लेकर जाना है। शौकी के कहने पर जमाल साहब धीमे से मुस्कुराए थे। कैसी है वो? जमाल साहब ने सवालिया नज़रों से शौकी को देखकर पूछा था। कौन जी? ईमान बीबी? जंगी बली हैं जी, शौकी ने यकबान जवाब दिया था। ठीक है। फ़िज़ा बिलाल ने अपनी बीवी को आवाज़ लगाई थी, जो थोड़ी देर में सीढ़ियाँ उतरती नीचे आ गई थी। क्या बात है, सब हैरत थे और ये कौन है? फ़िज़ा ने एक नज़र शौकी को देखते पूछा था। ये कमाल हाउस से आया है, इस ईमान के कमरे में ले जाओ और इसका सारा ज़रूरी सामान पैक करवा के इसके हाथ भिजवा दो। जमाल साहब ने फ़िज़ा को देखते कहा था, सारा? फ़िज़ा ने हैरत से मुँह खुले ने देखा था। हाँ, सारा, हमारी तस्वीरें छोड़कर इसका सारा ज़रूरी सामान जो वो इस्तेमाल करती थी, इसे दे भेजो। ख़ास तौर पर इसके ज़रूरी कागज़ात और इसकी डिग्रियाँ साथ ज़रूर देकर भेजना। जमाल साहब ने फ़िज़ा को देखते तनबीह की थी। जिस पर वो सारे हिलाते शौकी को अपने पीछे चलने का इशारा करते सीढ़ियाँ फैलांगती ऊपर चली गई थी। शौकी भी इसके पीछे हो लिया था। थोड़ी देर में फ़िज़ा ने ईमान का सारा सामान पैक करवा के इसे भेजा था। जब रात को उमर ऑफ़िस से घर लौटा तो रात के 11 बज रहे। वो सीधा चलता हुआ अपने कमरे में आ गया। इसने जैसे ही कमरे में कदम रखा तो ईमान बेड पर अपना सारा सामान बिखेरे इसकी जाँच पड़ताल कर रही थी। उमर इसे देखते सलाम किया, जिसका वो जवाब देते फिर से काम में लग गई थी। आ गया तुम्हारा सामान? उमर ने एक नज़र देखते पूछा था, जो सारा सामान को उलट-पलट कर कुछ ढूँढने की कोशिश की। आ गया, ईमान इसे सरसरी-सा देखती फिर से सामान की जानिब मुतवज्जो हो गई थी। उमर भी इसे एक नज़र देखता वार्डरोब में कपड़े लेने की नीयत से बैठ गया था। वो फ्रेश होना चाहता था। जैसे ही इसने वार्डरोब खोली, सामने ईमान के रंग-बिरंगे ड्रेस लटकते दिखाई दी। ज़िंदगी में पहली बार इसे अपनी वार्डरोब में तब्दीली अच्छी लगी थी। वरना तो जब भी गुल इसके कहीं कपड़े आगे-पीछे करके रखती तो वो चीखना शुरू कर देता था और शेयरिंग तो इसके बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। मगर इसे सामने ईमान के लटकते कपड़े देखकर इसका दिल मुकम्मल तौर पर सरशार हुआ था। इसकी आँखों की चमक दुगनी हो गई थी। उमर बगैर किसी वजह के ईमान के कपड़े हाथ में पकड़-पकड़ कर देखने लगा कि अचानक ही इसकी नज़र एक सूट पर पड़ी थी, जो ऑलिव ग्रीन कलर का था। इस सूट को देखते ही वो ठटका था। एक पल को रुकते उमर ने हाथ बढ़ाते हुए सूट को वार्डरोब से बाहर निकाला था। सूट को ऊपर से लेकर नीचे तक स्कैन करने के बाद इसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। सुनो, उमर सूट को वार्डरोब में वापस लटका था, ईमान की जानिब कमरे में लौटा था। जी, ईमान ने बगैर देखे कहा था, एक बात पूछूं तुमसे? जी पूछें। इसके सवाल पूछने पर ईमान ने इसे एक नज़र देखा था। क्या तुमने ज़िंदगी में कभी किसी की गाड़ी ठोकी है? इसकी इस किस्म के सवाल पर ईमान के काम करते हाथ रुक गए थे। वो आंखों में हैरत लिए इन्हें देखने लगी थी। मैं समझी नहीं। ईमान ने सवाली नज़र से उमर को देखा था, जो बेतुके सवाल कर रहा था, मगर इसे क्या मालूम था इसकी नज़र में वो बेतुका सवाल उमर के लिए क्या अहमियत रखता था। सीधी सी बात है, क्या तुमने कभी किसी गाड़ी को अपनी गाड़ी से ठोका है? इसकी बात पर ईमान पुरसोच अंदाज में बोली, हाँ, एक बार ठोका था। इतना कैसे? कहते ही ईमान धीमा सा मुस्कुराई थी। किसकी गाड़ी को ठोका था? पता नहीं, कोई पुलिस वाला था, ज़ुमान नामी बंदा था, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? ईमान ने उमर को देखते जो कहा, जो तजस्सुस भरी निगाहों से इसी को देख रहा था। बताओ ना। बता रही हूँ ना, एक बार टक्कर मारी थी बहुत बुरी से, बेचारे की नई गाड़ी थी। क्या कहाँ हुआ था ये एक्सीडेंट? इसकी बात पर उमर का तजस्सुस मज़ीद बढ़ा। क्यों? ज़ुमान को वो जानता था और वो एक पुलिस वाला ही था और गाड़ी इसने उमर के शोरूम से ही खरीदी थी। कड़ियों से काफ़ी कड़ियाँ मिल चुकी थी। अब बस उमर जो सोच रहा था इस पर मेहर लगाना बाकी था। एफ सेक्टर में मारी थी। बेचारा नई गाड़ी लेकर आ रहा था शोरूम से। मैंने फुल स्पीड में ठोक दी इसकी गाड़ी। बहुत बुरी लड़ाई हुई थी मेरी इसके साथ रोड पे ही। इसका पता चलता तो मुझे जान से ही मार देता। ईमान अपनी ही धुन में कहती भरपूर मुस्कुराई थी। अचानक से इसकी आंखों के सामने ईमान का गुस्से से आग बबूला चेहरा आया था। क्या तुम्हारे पास छोटी गाड़ी थी और इसके पास बड़ी? उमर ने तफ्तीशी अंदाज में एक आखिरी सवाल किया था। अगर इसका जवाब भी मैच हो जाता तो यकीनी बात थी कि इसे इसके बात का जवाब मिल जाता जो वो सोच रहा था। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? ईमान ने हैरत से देखा था, जबकि इसके हाँ कहने पर उमर की आंखें फटी की फटी रह गई थी। नहीं, कुछ नहीं, अंदाज़ा लगाया मैंने। वो इतना कहते ही वापस वार्डरोब में आता, दोबारा से इस ड्रेस को देखने लगा। तो वो तुम थी? उमर ने इस ड्रेस को देखते ही मुँह में भड़बड़ाया था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस लड़की से ये मिलने की चाह में वो बेचैन हुआ जाता था,
हो जाया करता था। 1-2 बार तो इसने नमाज़ पढ़ते हुए दुआ की थी कि काश वो लड़की एक बार इसके सामने आई इसी लिबास में, वो इस लड़की से लशऊरी तोहफ़ा मोहब्बत का बैठा था। ये शायद कुछ और इसे खुद भी समझ नहीं आती थी, मगर वो इस दिन से गैर इरादी तौर पे इसे सोचते जा रहा था। इसे यकीन नहीं आ रहा था वो कोई और लड़की नहीं थी, वो तब से इसके घर में मौजूद थी, इसकी बीवी थी। हाँ, वो लड़की जिसका साया उमर की आँखों के सामने अक्सर लहराया जाता था, वो ईमान थी और ये अजब-सा इत्तेफ़ाक था। तो जिस लड़की के मुझसे इतने महीनों से मेरे असाबों पर कब्ज़ा किया है, वो कोई और नहीं, वो ईमान है। वो ज़रा बड़बड़ाया था, "कुछ कहा आपने?" ईमान ने इसे कमरे से आवाज़ लगाई थी। "नहीं, कुछ नहीं।" उमर दोबारा होश में आता पुरसोच अंदाज़ में कपड़े लेता वॉशरूम में घुस गया था। अगली सुबह वो दोनों तैयार थे, इकट्ठे नीचे उतरे थे, जहाँ सब हॉल में बैठे नाश्ता करने लगे थे। इंतज़ार में थे, "जा रहे हो तुम लोग?" कमाल साहब ने उमर और ईमान को देखते कहा था, जिस पर उमर ने इस पास में साए लाए। ईमान ने आके बढ़ते सर झुकाते बीजान को साँप किया तो उन्होंने दोनों हाथों से ईमान के सर पे प्यार दिया था, "जीती रहो, अल्लाह कामयाब करे मेरी बच्ची को। सारे कागज़ात पूरे कर लिए ना?" बीजान ने सवालिया नज़रों से ईमान को देखा था। "जी बीजान, सारे कर लिए, इंशाल्लाह काम हो जाएगा, बस फिर 1 हफ़्ते में सीट हो जाएगी।" उसकी सीट वाली बात पर उमर के दिल को कुछ हुआ था, मगर वो खुद पर कंट्रोल कर गया था। "चलो अच्छी बात है, खैर से जाओ।" सोफ़िया बेगम ने इन दोनों को साथ देखते बुला ली थी। वो दोनों सबसे अल्लाह हाफ़िज़ कहते अपना काम निपटाने के लिए घर से निकले थे। ईमान को स्पेशलाइज़ेशन के लिए इंग्लैंड जाना था, जिसके लिए इसको चंद ज़रूरी कागज़ात बनवाने थे। इसी अस्थना में वो दोनों सरकारी दफ़्तर जा रहे थे। उमर ने आगे बढ़कर गाड़ी की फ्रंट सीट का दरवाज़ा ईमान के लिए खोला तो वह एक नज़र इसे मुस्कुरा कर देखते आराम से बैठ गई। इसे बिठाने के बाद उमर खुद ड्राइविंग सीट सँभाली और वो दोनों घर से रवाना हो गए। सब लोग इनके पीछे घर के लॉन में बैठे हुए गप्पों में मसरूफ़ थे और साथ-साथ चाय से लुत्फ़ अंदोज़ रहे। "मोमिन बेटा, ज़रा उमर को तो फ़ोन लगाओ, कहाँ रह गए हैं ये? सुबह से निकले हुए हैं, अभी तक नहीं लौटे।" बीजान ने परेशान सा चेहरा लिए मोमिन को देखते कहा था, "आ जाएँगे बीजान, थोड़ी देर में, अब कॉल करके क्या डिस्टर्ब करना।" मोमिन जो बच्चों के साथ बैठा खेल रहा था, बीजान की बात टालते बोला था, वो जानता था बीजान अक्सर ऐसे किया करती थी। उम्र सीधा होने के बाद हर वक़्त इन्हें कोई ना कोई फ़िक्र लाहक रहती थी। मैंने कहा फ़ोन लगाओ, मेरा दिल बैठ रहा है, पता नहीं क्यों, अल्लाह सब खैर करे। बीजान की घबराहट पर सोफ़िया बेगम कबाब साहब चौंक गए थे। अरे बीजान, क्या हो गया? असल में आज ही साथ वापस गया और ऊपर से ईमान भी जा रही है, इसलिए आपका दिल बोझल सा हो रहा है। परेशान ना हो, सब ठीक होगा। सोफ़िया बेगम ने इन्हें देखते हुए तसल्ली दी थी। मोमिन बेटा, तुम फ़ोन लगाकर बीजान की तसल्ली करवा दो एक बार। कमाल साहब ने बीजान की हालत देखते हुए मोमिन से कहा, जो इस बात में सर हिलाते हुए फ़ोन उठाने लगे। दिन का सूरज अपनी पूरी चमक बिखेरने के बाद अब गुरूब होने को था। वो दोनों जो सुबह से निकले थे, अब जाकर तकरीबन दिन के अख्ताम को फ़ारिग हुए थे। कागज़ी कार्रवाई से फ़ारिग होते वो इकट्ठे दफ़्तर से निकले थे। आज मसलन हादसा खुशगवार था। धीमी-धीमी सी हवा चल रही थी, जिससे उमर के बाल दफ़्तर से निकलते ही इसके माथे पर लहराने लगे थे। आगे-आगे उमर निकला था, जो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था, जबकि इसके दूसरे हाथ में चंद कागज़ात थे, जो शायद ईमान के ज़रूरी डॉक्यूमेंट थे और इससे चंद कदम के फ़ासले पर पीछे ईमान थी, जो अब मुतमईन सी दिखाई दे रही थी। मगर थोड़ी-सी उदास भी थी। शायद वो अभी जाना नहीं चाहती थी, मगर इसके लिए ये सब करना ज़रूरी था। छोटी-सी सड़क को अबूर करते वो दोनों आहिस्ता-आहिस्ता आगे-पीछे चलते पार्किंग एरिया में पहुँचे थे, जहाँ उमर ने घने सब दरख्तों के साए तले अपनी जहाज़ी साइज़ गाड़ी खड़ी की थी। उमर एक हाथ से फ़ोन कान से लगाए किसी से ज़रूरी बात करते हुए, दूसरे हाथ में पकड़े इन अहम कागज़ात को गाड़ी अनलॉक करते पीछे वाली सीट पर रखने लगा था। जब ईमान हौले-हौले इसके पीछे आती, इर्द-गिर्द के माहौल को देख रही थी, जो काफ़ी पुरसुकून था। गाड़ी के पास आते ईमान की नज़र अपने बाएँ जानिब सड़क के दूसरी तरफ खड़े इन 2 अफ़राद पर पड़ी, जो बाइक पर सवार चेहरा डामे इंतहाई मशकूक मालूम हो रहे थे। और मुसलसल इन्हें ही देख रहे थे। ईमान के देखते ही बाइक के पीछे जा बैठे थे। बैठे शख्स ने फ़ौरन से पहले बंदूक निकाली और ईमान की तरफ का निशाना लिया था। इसे देखते ही ईमान के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी। इसने एकदम से पीछे मुड़कर देखा, जहाँ अब उमर कॉल से फ़ारिग होकर गाड़ी के पास ही खड़ा फ़ोन पर कुछ टाइप करता, साथ ही गाड़ी को अनलॉक कर चुका था। ईमान ने एक नज़र उमर को देखते दोबारा इन बाइक सवारों को देखा था, जिनका निशाना ईमान नहीं बल्कि उमर था। अचानक इस्लामाबाद की सुकून फ़ज़ा में लगातार 3 फायर की आवाज़ गूंजी थी। उमर झटका खा के पलटा था। इसकी नज़र सबसे पहले ईमान पर पड़ी, जो फ़क़ चेहरा लिए इसके सामने ढाल बाँध कर खड़ी थी। तकलीफ़ की शिद्दत से ईमान की आँखों से आँसू बह निकले थे। वो एक नज़र उमर को देखकर बमुश्किल मुस्कुराई थी। उमर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या? अचानक इसकी नज़र ईमान से होते ही इसके पीछे खड़े बाइक सवारों पर पड़ी, जो बंदूक और वो इन्हीं की जानिब किए खड़े थे। उमर के देखते ही बाइक सवार फ़ौरन से बाइक को किक लगाई। 1 सेकंड लगा था उमर को सारी सूरत-ए-हाल समझने में। "ओए!" उमर ने एक ऊँची ललकार लगाते फुट से अपनी पैंट से की पूँछ से बंदूक निकालते हुए इन पर फायरिंग की बौछार कर दी, जिससे इन दोनों की बाइक लड़खड़ाते हुए सीधा ज़मीन बोस हुए थे, जिन्हें वहाँ के लोगों ने फ़ौरन घेर लिया था। उमर का निशाना पक्का था, इसलिए पहले फायर में ही वो इन दोनों की टाँगें ज़ख्मी कर चुका था। इन पर फायर करते हुए उमर जल्दी से पीछे मुड़ा, जहाँ ईमान गाड़ी के साथ ज़मीन पर टेक लगाए बैठे लंबे-लंबे साँस ले रही थी। "ईमान, ईमान तुम ठीक हो? इधर देखो, रिलैक्स करो, हिम्मत करो, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना।" उमर इसकी हालत देखकर मुकम्मल तौर पर घबरा चुका था। इसके गाल थपथपाते उमर ने फिरती से झटके में ईमान को अपनी बाहों में उठाकर गाड़ी में डाला और खुद ड्राइविंग सीट सँभाल गया था। ईमान की आँखें मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी थी। "ईमान मेरी जान, आँखें खोलो, हिम्मत करो, स्टे स्ट्रॉन्ग।"
हम बस अभी हॉस्पिटल पहुँचेंगे। ओके, सब ठीक हो जाएगा, आँखें खोलो प्लीज़। उमर अपनी बराबर में बैठी ईमान को देखते मुसलसल इसका काल थपथपाता गाड़ी चला रहा था। इसने पूरी ज़िंदगी में कभी इतनी रैश ड्राइविंग नहीं की थी जितनी अब कर रहा था। 2 बार इसकी गाड़ी बेकाबू होकर सड़क से उतरने लगे थे, जिसे बड़ी मुश्किल से उमर ने सँभाला था। करीबी अस्पताल में पहुँचकर उमर ने स्ट्रेचर का इंतज़ार किए बगैर उमर को अपनी बाहों में उठाकर अंदर की तरफ दौड़ लगा दी। अस्पताल का अमला इसे देखते ही अलर्ट हो गया था। उन्होंने फ़ौरन ईमान को स्ट्रेचर पर डालते हुए ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हो गए। इस बड़े से ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर उमर के कदम जमे हुए थे। इतने में डॉक्टर इसके पास आए थे। देखें मिस्टर उमर, ये पुलिस केस है, हम तब तक ऑपरेट नहीं कर सकते जब तक आप पुलिस को इन्फॉर्म ना करें। इनके इतना कहते ही उमर ने फट से अपने वॉलेट से कार्ड निकाल कर डॉक्टर के सामने किया, जिसे पढ़ते ही वो एक नज़र उमर को देखता इस बात में साहिलाता अंदर बढ़ गया था। जबकि उमर लंबे लंबे सांस लेते हुए अपने हाथ की पुश्त पूरी शिद्दत से मुंह पर टकाए खड़ा रहा था। इसकी आंखों में आंसू भर रहे थे। उमर को लगा इसका दिल बंद हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से कदम घसीटते हुए साथ पड़ी कुर्सी पर बैठा था। 4 मिनट खुद को संभालने के बाद जब इसे लगा कि वो अपने हवास पर काबू नहीं पा रहा, इसे किसी का सहारा चाहिए, तो जल्दी से कामते हाथों से फ़ोन निकालते हुए एक नंबर डायल कर गया। ले खुद ही आ गई भाई की कॉल। मोमी ने बीजान को देखते मुस्कुरा कर कहा, जैसे ही उमर को कॉल मिलाकर पूछने का कह रही थी। सब घर के अफराद लॉन में बैठे असर की चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। हेलो भाई, मैं आपको ही कॉल करने वाला था। क्या उमर पाई है आपने? मुझे ये पूछना था कि कब तक आएंगे आप लोग। मोमिन, उमर ने बोझल होती सांसों से पुकारा। जी भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मोमिन, फ़ौरन से अस्पताल पहुंचो प्लीज़। उमर के कपकपाती आवाज़ से मोमिन के चेहरे के तासुरात संजीदा हो गए थे। भाई आप ठीक है ना? आप अस्पताल में क्या कर रहे हैं? मोमिन के बात पर सब घर वाले चौंके थे। मोमिन जो कहा है वो करो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, जल्दी आओ। ईमान को गोली लग गई है, जल्दी करो। उमर ने एक ही गहरी सांस लेते हुए खुद को संभालने की कोशिश करते हुए मुश्किल कहा था। क्या? कौन से अस्पताल में हो आप लोग? मैं आ रहा हूँ, मुझे बताएं। मुझे नहीं पता हम कहाँ हैं। उमर ने अटकती सांस से मुश्किल कहा था। अच्छा, आप परेशान हो प्लीज़, मैं आपकी लोकेशन ट्रेस कर लाता हूँ, रिलैक्स से, मैं 2 मिनट में पहुँच रहा हूँ। मोमिन फ़ोन बंद करता अचानक से अपनी जगह से उठा था। क्या बात है मोमिन बेटा, सब ठीक है ना? माँ साहब ने मोमिन की उड़ी रंगत देखते हुए पूछा था। बाकी सब घर वाले भी घबरा गए थे। कुछ भी ठीक नहीं है बाबा, मुझे फ़ौरन अस्पताल जाना है। ईमान भाभी को गोली लग गई है। मोमिन घबराई हुई आवाज़ में कहता बाहर की तरफ दौड़ा। अल्लाह है। मोमिन बेटा, हमें भी साथ लेकर चलो। रुको तो माँ साहब इसे पीछे आते मुझे आवाज़ देती इसे रोकने की कोशिश। बाबा, मैं आप लोगों को पहुँच कर लोकेशन भेजता हूँ, फिर आप लोग आ जाइएगा। अभी मुझे फ़ौरन जाना है, मुझे खुद भी नहीं पता वो कहाँ है। मोमिन गाड़ी में बैठते दूर से ही इन्हें आवाज़ देता जल्दी से गाड़ी भगा ले गया था। इसने रास्ते में मोबाइल का जीपीएस ऑन करते इसके गाड़ी की लोकेशन ऑन की थी, जो मोमिन से ज़्यादा दूर नहीं शो हो रही थी। इसने शुक्र का सांस भरते गाड़ी की रफ्तार तेज़ की थी। साथ ही इसने बलाज को कॉल लगाई, जो तीसरी बेल पर उठा ली। बलाज भाई कहाँ हैं आप? मैं मोमिन, मैं तो ऑफिस में हूँ, तुम बताओ कैसे हो? बलाज भाई, मैंने आपको ना हॉस्पिटल की लोकेशन सेंड करता हूँ, जल्दी पहुँचे वहाँ प्लीज़। ईमान भाभी को गोली लग गई है। मोमिन ने एक ही सांस में बलाज को सूरत हाथ से लगा गया था। मोमिन के पास सुनकर बलाज के तो मानो पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। क्या? अच्छा भेजो, मैं जाता हूँ। मोमिन ने जल्दी से कॉल बंद करते बलाज को भी लोकेशन सेंड की थी, जिसके मसूल होते ही बलाज भी फ़ौरन से सब काम छोड़कर भागा था। या अल्लाह मेरी बच्ची, मैंने कहा था मेरा दिल बेचैन हो रहा है। उफ, ये क्या हो गया? बेचारा अपने घुटने पीटते रोई जा रही थी। बाकी सब की भी हालत इनसे मुख्तलिफ ना थी। कमाल साहब परेशान से चक्कर गाड़ी के जाने के इनके फ़ोन की भी बजी, जिस पर मोमिन का मैसेज जगमगा रहा था। उन्होंने जल्दी से इसे खोला। वो उमर की लोकेशन थी हॉस्पिटल की, जो मोमिन ने शेयर की थी। आ गया, पता आ गया हॉस्पिटल का, चलते हैं। कमाल साहब खिलाड़ी अंदाज में सबको कहते शौकी को आवाज़ देने लगे। गाड़ी की जाने बैठे थे जब इनके पीछे ये बीजान और सोफिया बेगम भी भागने के अंदाज में दौड़ी थी। मोमिन जैसे ही अस्पताल पहुंचा, वो भागते हुए दरवाज़ा और दाखिल हुआ और रिसेप्शन से मालूमात लेने और जल्दी से मरीज़ की मालूमात थे, तो वो दौड़ता ऑपरेशन थिएटर की जाने आया था। भाई, मोमिन दौड़ता हुआ एक जस्ट में उमर के करीब गया था, जो एक तरफ दोनों बात घुटनों पर टिकाए जमाए हाथ बांधे साथ चिकाए बैठा था। मोमिन की आंखें उमर की हालत देखा होश से फैल गई थी। उमर की सारी सफ़ेद शर्ट खून से सुर्ख हो चुकी थी, जबकि इसके हाथ में भी इसी सुर्ख से लाल हो चुके थे। भाई भाभी कैसी हैं? मोमिन जल्दी से उमर के पास बैठते इसका कंधा था पकड़े। मुझे नहीं पता। उमर ने स्पार्ट अंदाज में, जो इंशाल्लाह सब बेहतर होगा, आप परेशान ना हो। पर ये हुआ कैसे आप लोग? तो मोमिन प्लीज़ सभी कुछ बात पूछो। मोमिन के सवाल पर उमर ने इसे देखते हुए टोका था। उमर की नज़रों में खौफ था, ईमान को खो देने का खौफ। मोमिन ने उमर की ऐसी हालत ज़िंदगी में पहली बार देखी थी। वो ठीक हो जाएंगी भाई, परेशान ना हुआ प्लीज़। मोमिन ने उमर के कमर से हिलाते हुए इसे तसल्ली दी थी। इतने में एक डॉक्टर बाहर आया तो उमर तेज़ से उठता इसकी जानिब लिपका था। आप में इस मरीज़ा के शोहर कौन है? जी मैं हूँ। मैं उमर ने जल्दी से अपने सीने पर हाथ थपकते हुए बताया। इसके बाद जो डॉक्टर ने कहा वो अल्फाज थे या जहर से भरे हंजर, जो सीधा उमर के दिल में खुबे थे। इसे लगा कि इसके वजूद में अचानक से खून की रवानी थम गई है, जिससे इसे अपने दिल पर एक भारी बोझ पड़ता महसूस होने लगा था। उमर का पूरा वजूद पल में सुन्न हुआ था। यही हाल मोमिन का था, जो मुंह खोले यकटर डॉक्टर को देखे जा रहा था। यही हाल इनके पीछे खड़े बलाज का था, जो भी अभी अस्पताल में दाखिल हुआ था। इन दोनों तक पहुंचा था, मगर डॉक्टर की आवाज़ के साथ इसके कदम जमे थे।
आई एम सॉरी मिस्टर, हमने बहुत कोशिश की लेकिन इनका केस बहुत पेचीदा था, हम इन्हें नहीं बचा। शी इज़ नो मोर। डॉक्टर प्रोफेशनल अंदाज में उमर का कंधा थपकते वहाँ से चलता बना, मगर उमर को लगा कि वो इसे ईमान का शोहर होने की सज़ा सुना कर गया है। इसे ईमान के कहे गए अल्फाज याद है, मैं मार जाऊँगी तब जब आपको मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। ओके नाज़रीन, हमारी आज की एपिसोड होती है यहाँ पे एंड होपफुली आपको एपिसोड पसंद आएगी। होपफुली आपको जो आज धमाके हुए हैं आप लोग उनको थोड़ा समझ पाओगे, थोड़ा कुछ हो कर पाओगे। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड इससे ज़्यादा थंडरिंग होने वाली है कि उसमें क्या होगा, क्या वाकई ईमान सच में मार गई है, क्या ये हो क्या रहा है। नहीं, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन लास्ट में हिट कीजिएगा। और अगर आपको एपिसोड पसंद आए लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने कमेंट्स किए थे पिछली एपिसोड का, आप लोगों ने जितना लाइक किया ना और जितना उस पर कमेंट्स किए थे वो बहुत ज़्यादा था। इट मीन्स अ लॉट टू मी, ये बहुत ज़्यादा। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, ये बहुत ज़्यादा अच्छा था। और जिस तरह के रिव्यूज़ आपने दिए हैं कसम से दिल खुश हो गया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।